रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब जो भी कन्वर्सेशन करेंगे वो रिकॉर्ड होगी। मुझे किसी बच्चे ने मैसेज किया था, मुझे नाम भूल गया, कि मैं रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो एलएमएस पे अपलोड कर दूं। तो एलएमएस पे जो हमारी टीम्स की रिकॉर्डिंग्स है ना, साइज वीडियो का या जो भी हमारा रिकॉर्डिंग का सेशन होता है, इसका साइज काफी ज्यादा है। ये एलएमएस पे अपलोड नहीं हो रही, तो ये यहाँ टीम्स पे ही अपलोड कर दूं? मैम आप गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दें, गूगल ड्राइव या वन ड्राइव पे अपलोड कर दें। अच्छा, गूगल ड्राइव पे कर दूं? ठीक है, क्योंकि बाज लोग ये कह रहे हैं कि इसको डाउनलोड करके टीम्स पे अपलोड कर दें ताकि वहां से स्टूडेंट्स जो है वो देख सकें। तो ये भी एक प्रोसीजर है, मुझे चेक कर लेने दें कि क्या ऑफिशियल तरीका क्या है, क्योंकि एलएमएस पे ये नहीं पॉसिबल होगा, वहां पे नहीं। ये साइज जो है इसका, हो सकता है कि एलएमएस की कैपेबिलिटी कुछ दिनों में बढ़ जाए, तो फिर मैं वहां कर दिया करूंगी, बट दैट वोंट बी पॉसिबल राइट नाउ। ठीक है, तो ठीक है, मैं गूगल ड्राइव पे कर देती हूँ। मैं जरा प्रेजेंटेशन ओपन कर लूँ और फिर उसके बाद बात करते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो कुछ पढ़ा था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? मैम ये टाइम शिफ्टिंग से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे क्या इफेक्ट होता है? ये डीएलडी की क्लास है? ये किसने पूछा है सवाल? मैम अब्दुल्ला ने। नहीं नहीं, मुझे सवाल में कोई मसला नहीं, मैं जवाब भी आपको दे देती हूँ। मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि मैं डीएसपी भी पढ़ा रही हूँ ना, तो मैंने कहा कि ये तो लॉजिक की क्लास है ना। देखिए अब्दुल्ला, आप सिग्नल सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, उसके लिहाज से पूछ रहे हैं? यस मैम, वैसे पढ़ रहा था साथ साथ। हाँ ठीक है, नहीं नहीं, मैं जरूर सवाल का जवाब दूंगी। मैं वाकई एक सेकंड के लिए थोड़ी सी वो हो गई थी। देखिए, टाइम शिफ्टिंग से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे ये फर्क पड़ता है। आप लैपलास ट्रांसफॉर्म की अगर बात कर रहे हो या जी ट्रांसफॉर्म की, वहां पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंसेस जो है वो डिफाइन किए जाते हैं। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का पर्पस ये होता है आपको ये बताना कि ये वो रीजन है, ये वो रेंज है जिसमें कि आपका काम स्टेबल होगा या ये आपके कंट्रोल में होगा। या लैपलास में हम ये कहते हैं कि यार, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर आप इस चीज को, अगर ये स्टेबल नहीं भी है, तो आप इसमें सिग्मा की वैल्यू को कितना चेंज करके इसको स्टेबल कर सकते हैं। कन्वर्जेंस का यही मतलब है ना, चीज कन्वर्ज होती है, इसका मतलब है कि वो किसी फाइनाइट वैल्यू की तरफ उसकी टेंडेंसी हमें नजर आती है। तो जब हम राइट साइडेड सीक्वेंसेस की बात करें या सिग्नल्स की बात करते हैं जो कि हमारे पास टाइम डोमेन में टोटली राइट साइडेड है, तो आपने देखा होगा कि उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है वो आपके पास एक ओरिजिन से लेके एक फाइनाइट वैल्यू तक जाता है लेफ्ट साइड के ऊपर। और अगर हम राइट साइडेड की बात करें तो वो फाइनाइट वैल्यू से आके, सॉरी, इनफाइनिट इन्फिनिटी से शुरू होता है और एक फाइनाइट वैल्यू पर आकर खत्म हो जाता है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए कंडीशन ये होती है कि अगर आपका कोई भी सिग्नल या सीक्वेंस स्टेबल है, तो उसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में वर्टिकल एक्सिस नहीं होने चाहिए। ये लेप्लास की डोमेन में मैं बात कर रही हूँ। अब्दुल्ला, आप लेप्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछ रहे हैं? यस मैम। हाँ ठीक है, लेप्लास डोमेन में। अच्छा, अब क्यों? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास वर्टिकल एक्सिस उसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में शामिल हो जाएं, मैं ऐसे सिग्नल्स की बात कर रही हूँ जो टोटली राइट साइडेड है, यानी वो टाइम की उन वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करते हैं जो पॉजिटिव हैं, जीरो है या पॉजिटिव है। अच्छा, अगर आप उसकी वर्टिकल एक्सिस को आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में शामिल कर दो, तो फिर हमारे पास क्या होगा? हमारे पास सस्टेन्ड ऑसिलेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। वर्टिकल एक्सिस यही शो करते हैं ना कि सिग्मा की वैल्यू जीरो है और ओमेगा की वैल्यू जो है वो इंफिनिटी तक बढ़ती चली जा रही है। दैट्स व्हाट द वर्टिकल एक्सिस शो। फिर यस। अगर आपकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है उसमें वर्टिकल एक्सिस शामिल हो जाए, वो राइट साइड के ऊपर भी आके एनक्रोच करने लग पड़े, तो होता क्या है कि आपके पास ऑसिलेशंस, ना सिर्फ ये वर्टिकल एक्सिस का तो मतलब है सस्टेन्ड ऑसिलेशंस, राइट साइड में अगर कन्वर्जेंस आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑसिलेशंस वक्त के साथ साथ बढ़ रही हैं, टाइम बढ़ा है तो ऑसिलेशंस जो है वो इंक्रीज हो रही हैं।
हम कहते ये हैं कि भाई अगर आपका सीक्वेंस जो है वो राइट साइडेड है तो फिर उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक फाइनाइट वैल्यू से शुरू होगा, नेगेटिव फाइनाइट वैल्यू ऑफ सिग्मा की तरफ माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। आपके पास उसके स्टेबल होने की हालत में इमेजिनरी एक्सिस उसमें शामिल नहीं होने चाहिए। ब्लैंक स्लाइड खोल लेना था। बच्चों जो मैंने ब्लैंक स्लाइड शेयर की दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास जो है, अगर मैं लैप्लास डोमेन में बात करूं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात हो रही हो, एक्टिवेट जी, ये आपके पास लैप्लास का प्लेन है। दिस इज सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा, और लेट्स से कि मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो यहाँ से शुरू हुआ और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, ये मेरे पास एक, अब अगर मैंने इसको शिफ्ट किया इस सिग्नल को तो क्या होगा? लेट्स से इस किस्म का सिग्नल था मेरे पास, इस किस्म का कन्वर्जेंट सिग्नल है, और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक मेरे पास आ गया। अब अगर ये सिग्नल जो है ये ऐसा हो जाएगा डाइवर्जेंट इस किस्म का, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस तरह की किसी तरह पे आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइट? तो ये तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की बात हो गई। अब बात ये है कि अगर मैं इस सिग्नल को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, तो इससे क्या होगा? इससे ये सिग्नल अब ना सिर्फ ये है कि ये राइट साइड पे है, बल्कि लेफ्ट साइड पे भी चला गया। राइट साइड के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की क्या कंडीशन थी कि वो मेरे पास इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से शुरू होगा और किसी फाइनाइट वैल्यू पर आके खत्म हो जाएगा। इसी तरह लेफ्ट साइडेड की कंडीशन क्या थी कि ये मेरे क्या हो सकता है कि फाइनाइट से शुरू हो और प्लस इंफिनिटी तक। लेफ्ट की क्या कंडीशन थी कि वो मेरे पास जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू से, सॉरी, जीरो जो है वो जीरो से शुरू होगा और मेरे पास एक फाइनाइट वैल्यू तक चला जाएगा। तो जब मैंने इसको टू साइडेड कर दिया तो अब मेरे पास दोनों कंडीशंस मुझे फिलफिल करनी पड़ेंगी, इसकी भी करनी पड़ेंगी और इसकी भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, राइट साइडेड की क्या कंडीशन होती है अब्दुल्ला? राइट साइडेड का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की क्या कंडीशन होती है? मैम राइट साइड की थी ना कि हाँ, फाइनाइट से इंफिनिटी। हाँ, एक फाइनाइट वैल्यू से इंफिनिटी तक जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड की क्या थी? मैम इंफिनिटी से फाइनाइट। इंफिनिटी से एक फाइनाइट वैल्यू पर आकर वो खत्म हो जाएगा। तो आप जब इसको टू साइडेड बना लेते हैं ना, आपने शिफ्ट किया और शिफ्ट करके आपने टू साइडेड बना लिया, तो अब उसको एक फाइनाइट वैल्यू से शुरू भी होना है और उसको एक फाइनाइट वैल्यू पर खत्म भी होना है। ठीक है, तो अब क्योंकि एक कंडीशन लगा रहा है कि फाइनाइट वैल्यू से शुरू हो और दूसरा कंडीशन लगा रहा है कि फाइनाइट वैल्यू पर खत्म हो, तो अगर आपके पास टू साइडेड हो जाएगा तो ये उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा, इस किस्म की कोई चीज। ठीक है, इसी तरह लेट्स से कि मेरे पास एक फाइनाइट ड्यूरेशन का सीक्वेंस था इस किस्म का, इसका अगर मैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखूं तो मेरे पास सारे का सारा जो प्लेन है वो इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में होगा। फिर हो सकता है कि कोई एक आध चीज उसमें ना हो। अब अगर मैं इसको शिफ्ट कर लूं और इस तरह से इसको मैंने शिफ्ट कर लिया और शिफ्ट करके अब ये टू साइडेड हो गया, तो अब फिर दोबारा इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है उसमें मेरे पास ना प्लस इन्फिनिटी शामिल होगा और ना माइनस इन्फिनिटी शामिल होगा। तो जब आप शिफ्ट करते हैं ना, तो शिफ्ट करने से जनरली फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से कि ये मेरे पास ये स्क्वायर पल्स थी और मैंने इसको ऐसे शिफ्ट कर लिया, ये कर लिया, ऐसे करूंगी तो इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी शिफ्टिंग से उसकी टाइम की डेफिनेशन चेंज होती है, यानी एक लेफ्ट हैंड सीक्वेंस जो है वो टू साइडेड बन जाता है या एक लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस वन राइट साइडेड बन जाता है, तो फिर मुझे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को देखना पड़ेगा। देन आई हैव टू सी
कि मेरे पास जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की कंडीशंस हैं उसमें से कोई कंडीशन वायलेट तो नहीं हो रही, कि मेरे पास अगर मुझे कंडीशन थी कि माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर एक वैल्यू पे आके खत्म हो जाना है, या एक फाइनाइट वैल्यू से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाना है, तो मुझे माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी दोनों को देखना पड़ेगा कि वो तो नहीं है मुझे निकालने पड़े या ऐड करने पड़े शिफ्टिंग के बाद। ठीक है, तो ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर इफेक्ट आता है जब आप एक सीक्वेंस को सिर्फ शिफ्ट करते हैं, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं, और जस्ट सिर्फ शिफ्टिंग है। और मैं सीक्वेंस बार बार कह रही हूँ, सिग्नल्स मेरा मतलब है सीक्वेंस, डिस्क्रीट डोमेन में सीक्वेंस है और कंटीन्यूअस डोमेन में हम उसे सिग्नल कहते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, तो आपने बस अपने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को देखना है कि यार इसको तो नहीं कोई फर्क पड़ा, अगर इसको फर्क पड़ रहा है ठीक है, वरना रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जनरली नहीं बदलते शिफ्टिंग से। लेकिन अगर सिग्नल की टाइम डोमेन डेफिनेशन जो है वो चेंज हो जाए कि एक राइट साइडेड सिग्नल टू साइडेड बन जाए या लेफ्ट साइडेड बन जाए, फिर आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में या तो इन्फिनिटी इंक्लूड करना पड़ता है या इन्फिनिटी को रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में से आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, ओके मैम। ये कौन सा लेक्चर, वो तो कार्नोज में था नहीं, ये हमने नई चीज। जी, ये जो मैंने आपके साथ नया मैम लेक्चर, कुछ क्वेश्चंस जी जी जरूर पूछें। वो आपको चैट में भेज दूं? चैट में भेज दें, अगर आपके ख्याल में क्लास का फायदा होगा तो अभी पूछ लें, जैसे आपकी मर्जी। Just not नहीं मैम, करना वो चाहिए, अभी नहीं पढ़ा हुआ, क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ। कोई बात नहीं, पढ़ लो। मतलब एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन जो असाइनमेंट में है उसमें से कोई है? नहीं मैम, उससे सेपरेट है एक। चलिए, जरूर जरूर भेजिएगा। ठीक है, ये जनाब आपके साथ एक मैंने लेक्चर शेयर किया है, लेक्चर 5, ये आपको नजर आ रहा है? हाँ मैम, अभी नहीं नजर आ रहा, चले मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। इस समय अब आ रहे हैं। अब नजर आ रहा है? यस मैम। देखिए, ये बाज लॉजिक के जो कोर्सेज हैं और बाज सिलेबस है उसमें ये नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बारे में थोड़ी सी बात होनी चाहिए। और हम भी, आपकी बुक में तो खैर एक बड़ा डिटेल्ड चैप्टर है। एक बात और काइंडली समझ ले, एक चीज होती है टेक्स्ट बुक, जो कि हमें स्टैंडर्ड कोर्स वर्क के साथ एलोकेट होती है। जैसे आप मैट्रिक में, एफएससी में पंजाब या फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें पढ़ रहे थे, जिस भी बोर्ड से आपने किया, या ए लेवल्स का या ओ लेवल्स जो भी आप करके आए। एक होता है कि आपके पास एक सिलेबस डिफाइंड होता है कि उस सिलेबस में ये कुछ इंक्लूडेड होगा और बच्चों को ये सब कुछ पढ़ाना है, और टीचर जो है वो अपने लिहाज से अप्रोप्रिएट बुक चूज कर लेता है। अब हो सकता है उस बुक में एक्स्ट्रा मटेरियल भी मौजूद हो सिलेबस से ज्यादा, और हो सकता है कि उसमें ना हो, हमें खुद से कुछ चीजें पढ़ानी पड़े। तो ये जो किताब आप पढ़े हैं ना लॉजिक की, ये मैंने डेजिग्नेट नहीं की हुई, लेकिन जिसने भी डेजिग्नेट किया उसने बहुत सोच समझ के की हुई है। इसमें वो तमाम मटेरियल मौजूद है जो आपके कोर्स वर्क के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन एक्स्ट्रा भी मौजूद है, इसमें एक्स्ट्रा चीजें भी आपको अवेलेबल हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको वो तमाम तो मैं लाजमी कवर करा दूं जो आपके कोर्स में शामिल है। अभी जो इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, इसमें इसका चैप्टर अगर आप जाकर देखें, आई थिंक दिस इज चैप्टर 3, उसमें आपको ये मिलेगा। और कार्नोज मैप से पहले है ये, जो वो चीज हमने पढ़ ली कार्नोज मैप उससे पहले है। लेकिन ये बेसिकली समझाना मकसद है कि देखो लॉजिक जो आप पढ़ रहे हो और जो सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स आप पढ़ रहे हो, उसके नतीजे में हम क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं या एक से ज्यादा फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे हमने F1 और F2 दो पिछली क्लास में किए थे, और फिर हम उनको एक सिंप्लीफाइड मैनर में डिफाइन करते हैं। फिर हमने एक चीज कॉस्ट डिफाइन की थी, और हम कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट को मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन इम्प्लीमेंट हो वो मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स के साथ इम्प्लीमेंट हो, लेकिन उस जो मिनिमाइजेशन है उसमें हम इन्वर्टर्स और बफर्स को शामिल नहीं करते, एंड और ऑर्स की फिलहाल बात कर रहे हैं।
और दूसरी हमारी ख्वाहिश ये होती है कि जो नंबर ऑफ इनपुट कनेक्शंस हैं और जो नंबर ऑफ वायर्स हैं वो हम मिनिमाइज करें, क्योंकि हर चीज, हर प्रोडक्ट टर्म, हर सम टर्म, हर इन्वर्जन, ये तमाम चीजें जो है ना ये रिप्रेजेंट करती हैं हार्डवेयर को। ये कंसर्न हार्डवेयर के साथ आपकी बात हो रही। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर हमने कोई लॉजिकल फंक्शन बना लिया है, कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन बना लिया है, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली करने के क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक तो पहली चीज जो जहन में आती है वो ये है कि जनाब मैं एक एंड गेट मुझे अवेलेबल हो, एक एंड गेट जो है ना वो स्टैंड अलोन मुझे अवेलेबल हो, इस किस्म की दो इनपुट का, और फिर मैं जितने चाहूँ एंड गेट ले लूँ, इसी तरह एक और गेट मुझे दे दो, मैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स को तो मैं बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर लूंगी, प्रोडक्ट ऑफ सम को भी कर लूंगी। इन्वर्टर चाहिए कुछ, एंड दिस इज ऑल वी नीड। लेकिन आप एक बात अपने माइंड में रखें कि आपका एक सिंगल गेट जो है ना वो एक लॉजिकल फंक्शन को, एंड को या और को या नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको साथ के साथ जो भी आप हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पावर अप करने की भी जरूरत है, ठीक है। तो ये तो हमने पीछे देख लिया कि हम अगर एक सादा सा भी 3 वेरिएबल का भी एक्सप्रेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो 2 या 3 टर्म्स तो आराम से आ जाती हैं। यानी मुझे 3-4 एंड गेट्स चाहिए होते हैं और एक और गेट चाहिए होता है, और हो सकता है 2-3 इन्वर्टर्स चाहिए हो। तो पहली बात तो ये है कि बेहतर है कि बजाय इसके कि मुझे स्टैंड अलोन गेट अवेलेबल हो, मैं अपने सिस्टम को इस तरह से बनाऊं कि एक वक्त में एक बंच ऑफ लॉजिक डिवाइसेस, लॉजिक गेट्स जो है वो मेरे पास अवेलेबल हो। अब वो बंच ऑफ लॉजिक गेट्स आप किस तरह लेते हैं? आप उसको एक बहुत छोटे पैकेज में लेते हैं, रिलेटिवली बड़े पैकेज में लेते हैं, और भी बड़े पैकेज में ले लेते हैं। ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका लॉजिक का काम कितना ज्यादा है। Let's say कि आपने एक बेल मैनेज करनी है, तो बेल के लिए आप स्विचिंग का काम करना चाहते हैं, हमने एग्जांपल भी की थी, और उसमें आपके पास सिर्फ 3 इनपुट्स हैं, आप 3 जगह से उस बेल को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो यू व्हाट यू नीड इज अ 3 इनपुट 1 आउटपुट, है ना। और अगर 3 इनपुट 1 आउटपुट हो और मैं उसका कोई ट्रूथ टेबल बनाऊं, हमने बनाया भी था मेरे ख्याल में सेकंड या थर्ड लेक्चर में, और उसको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूं किसी लॉजिकल फंक्शन से, तो उसमें मेरे पास 3 इनपुट के लिए 5 एन टर्म्स आती हैं, और इसी तरह हर, और अगर मैं स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं तो हर एंड गेट जो है उसकी मेरे पास 3 इनपुट्स होंगी, राइट। 3 इनपुट का एंड गेट मुझे चाहिए, और फिर उनको जब मैंने एड अप करना होगा तो मुझे 4 इनपुट का या 5 इनपुट का जो भी मेरी लॉजिक बन रहा है और गेट चाहिए। तो ये तो एक छोटा सा काम है। इसके लिए तो मुझे एक ऐसा चिप चाहिए जो कि जिसके ऊपर 4-5 एंड गेट्स हों, और एक चिप चाहिए जिसपे 2-3 और गेट्स हों, और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कोई बड़ा काम करना है, लेट्स से कोई कम्युनिकेशन सिस्टम्स का कोई काम है, या लेट्स से मिसाइल टेक्नोलॉजी का काम है, या कोई कंट्रोल का कॉम्प्लिकेटेड काम है, तो आपने देखा होगा कि उसके लिए जैसे आप अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर का अगर आपने मदरबोर्ड देखा हो तो उसके ऊपर कितना ज्यादा हमारे पास हार्डवेयर लगा हुआ होता है। तो वहां पर जब आप एक्चुअली उन चीजों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये हार्डवेयर थोड़ा लगा हुआ है। एक्चुअली लोगों ने डिवाइसेस को बड़ा कॉम्पैक्ट करके डिफाइन किया हुआ है, और बहुत बड़े बड़े लॉजिक ऑपरेशंस, जिसमें कि आपके पास टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शंस होते हैं, एक छोटे से चिप के ऊपर अकोमोडेट हुए हैं। तो ये आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी एप्लीकेशन के लिहाज से डिफाइन होती है कि आपकी एप्लीकेशन कितनी बड़ी है, आपने जो काम करना है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक सेटअप चाहिए, ठीक है। तो हम डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजीज जो है वो यहाँ पर देखेंगे और उनके बारे में जो है वो बात करते हैं। स्टैंडर्ड चिप्स, स्टैंडर्ड चिप आपने लॉजिक की कोई लैब वगैरह की है, हार्डवेयर की लैब? यस मैडम। है ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको स्टैंडर्ड चिप से तो वास्ता पड़ा है। स्टैंडर्ड चिप्स जो है वो आमतौर पे आपके पास अच्छा ये 7400 सीरीज भी है, एक 4000 सीरीज भी होती है। 4000 जो है वो हमारे पास अ, इस बगैर 7 की भी मिलती है। इसको हम कहते हैं सीमोस, खैर उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि इन चिप्स की एक स्टैंडर्ड बनाने का तरीका है, ये जो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं डुअल इन लाइन पैकेज, DIL पैकेज। DIL पैकेज का ये होता है कि इसमें हमारे पास 2 रोज होती हैं पिंस की,
राइट, एक ये नजर आ रही है, एक ये नजर आ रही है। और जब आप इस चिप को फेस डाउन, जिस तरह यहाँ पे ये पढ़ा हुआ है, इस तरह देखते हैं, तो स्टॉप के ऊपर आपके पास एक नॉच बनी हुई होती है, और इस नॉच से अगर आप लेफ्ट साइड के ऊपर आए तो यहाँ टॉप से पिंस की जो नंबर ऑफ काउंट है वो हमारे पास शुरू हो जाता है। दिस इज पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 24 पिंस का एक पैकेज हमारे पास है। इसी तरह आपके पास पैकेजेस होते हैं जिसमें कि छोटा, आपने अगर एनालॉग, ये तो हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, फिर एनालॉग की बात कर रहे हैं। इसी तरह आपके पास 12 पिंस के भी पैकेजेस होते हैं, आपके पास 16 पिंस के भी पैकेजेस होते हैं, आपके पास 22 पिंस के भी पैकेजेस होते हैं। डिफरेंट डुअल एंड लाइन पैकेजेस हैं। इन पैकेजेस में होता क्या है, ये जैसे आपको 7404 का जो चिप है उसका उसने इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया कि आपके पास आमतौर पे जनरली पिन नंबर 1 जो है इसकी नॉट कनेक्टेड है, एनसी है, ठीक है। पिन 7 जो है वो आपके पास ग्राउंड की पिन होती है, इसको आप जो भी आपका सिस्टम ग्राउंड है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। पिन नंबर 14 जो है वो पावर की पिन है, इस पे आप पावर सप्लाई देते हैं। आपके साथ हर जो चिप होता है इसकी एक डेटा शीट होती है जो कि इसका मैन्युफैक्चरर जनरेट करता है। वो डेटा शीट्स पहले बहुत मोटी मोटी किताबों की फॉर्म में आती थी, अब वो ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल है। वो डेटा शीट आपको ये स्ट्रक्चर देती है जो यहाँ पर आपको इस वक्त नजर आ रहा है। यानी वो ये बताती है कि आपने किस पिन के साथ सप्लाई कनेक्ट करनी है, किस पिन के साथ पावर कनेक्ट करनी है, और पावर की रेटिंग क्या होगी। आपने इसको 16 वोल्ट देनी है, आपने इसको 24 वोल्ट देनी है। पास शिप है जिनको दो पावर सप्लाईज चाहिए होती हैं, दे नीड पॉजिटिव पावर सप्लाई एज वेल एज ए नेगेटिव पावर सप्लाई। तो ये जो भी आपके पास पावर की रेटिंग है वो भी आपको वहां से पता चलेगी। और फिर चिप का इंटरनल स्ट्रक्चर, अब ये चिप क्या कर रहा है कि इसकी पिन नंबर 1 मेरे पास यहाँ पे 7404 आपके पास जो पिन नंबर 1 है वो इन्वर्टर की इनपुट है, और पिन नंबर 2 जो है वो आपके पास पहले इन्वर्टर की आउटपुट है। इसी तरह दूसरा इन्वर्टर अवेलेबल है। हर इन्वर्टर के लिए दो पिंस मुझे चाहिए, एक इनपुट के लिए, एक आउटपुट के लिए। देन आई हैव अ थर्ड इन्वर्टर, देन आई हैव अ फोर इन्वर्टर, देन आई हैव अ फिफ्थ इन्वर्टर, एंड आई हैव अ सिक्स्थ इन्वर्टर। तो मेरे पास यहाँ पर 7404 में 6 इन्वर्टर्स मौजूद हैं। हो सकता है कि मैंने जब अपनी लॉजिक की इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो मुझे 6 इन्वर्टर्स की जरूरत ना हो, मुझे सिर्फ 3 चाहिए हो, लेकिन ये चिप इस्तेमाल करना मेरे लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि जब आप चिप इस्तेमाल करते हैं तो आप थोड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं और एक स्टैंडर्ड किस्म का बेसिक गेट्स लेके, जो इलेक्ट्रॉनिक के गेट्स हैं उनको लेके और आप एक इन्वर्टर बना लें। उससे आपका काम जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, और वहां पे जो है वो नॉइज भी क्रिएट होती है, और जगह भी आप देखेंगे कि ज्यादा होती है। तो स्टैंडर्ड चिप्स के साथ काम करना जो है वो आपके पास स्मॉल लॉजिक सर्किट्स के लिए सबसे फीजिबल तरीका है। तो आपके पास जो यहाँ उसने सीरीज डिफाइन की है वो 7400 सीरीज है, और आपके पास जितने भी पार्ट नंबर होंगे वो 74 से शुरू होंगे। और बाकी जो आपके पास देखिए जैसे 7404 है, तो 04 जो है वो इन्वर्टर को डिफाइन करता है। इसी तरह डिफरेंट पार्ट्स के लिए आपके पास डिफरेंट कैटलॉग नंबर होंगे, और जब आपके पास कैटलॉग नंबर होता है तो आप कैटलॉग नंबर से डेटा शीट पे जाते हैं, और डेटा शीट पे जाकर आप उसको देख लेते हैं कि इस पैकेज के अंदर कहाँ मैंने कनेक्शन देने हैं, कहाँ इनपुट्स हैं, कहाँ आउटपुट्स हैं। तो वो ये जो हम बातें कर रहे थे कि इनको डुअल इन लाइन पैकेजेस कहते हैं, डिप कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एक्सटर्नल कनेक्शंस हैं उनको पिन्स या लीड्स कहते हैं, और आपको एक सप्लाई देनी होती है और एक ग्राउंड देना होता है, तब आपका चिप जो है वो फंक्शनल होता है। ये नहीं होता कि मैं लॉजिक को से कनेक्ट कर दूं, चिप खुद ही काम करने लग पड़े। चिप को सप्लाई चाहिए, जाहिर है आपने जो है वो किसी भी किस्म का अगर बीजेटीज या मॉसफेट्स के साथ किसी भी किस्म का काम करवाना है तो आप उनको पावर अप करना पड़ेगा, ठीक है। एक और हमारे पास डुअल इन लाइन पैकेजेस का तरीका होता है जिसको हम कहते हैं एसएमडीज। अक्सर हमारे पास, हम इनके साथ भी काम करते हैं, ये होती है जी सरफेस माउंट डिवाइसेस। डुअल इन लाइन पैकेजेस में जहां आपके पास यहाँ पे पिन्स आपको नजर आ रही हैं, तो ये पिन्स जो हैं आपके सर्किट के अंदर इंसर्ट की जाती हैं होल्स में। अगर आप ब्रेडबोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी, और अगर आप जो है आपने खुद से एक सर्किट बनाया है और उसका पीसीबी बना लिया है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बना लिया है, तो आपने देखा होगा कि पीसीबीज के अंदर भी आपको होल्स नजर आते हैं, और वो होल्स इसी लिहाज से स्टैंडर्ड तरीके से बनाए जाते हैं कि उसमें ये डुअल इन लाइन पैकेजेस जो हैं इनकी पिन्स इंसर्ट हो सके।
जब हम सरफेस माउंट डिवाइसेस की बात करते हैं तो वो इसी तरह की होती है, सिर्फ वो इनसे बहुत छोटी होती है और उसमें बजाय होल्स में पिंस को इंसर्ट करने के हम सरफेस के ऊपर डिवाइस जो है उसको ग्लू कर देते हैं। सोल्डर नहीं करते, ग्लू करते हैं। कंडक्टर ग्लू जो है वो हमारे पास मौजूद होती है, जो डिवाइस का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाने के काम आती है। तो स्टैंडर्ड चिप्स जो है ये इस तरह के फॉर्म में सरफेस माउंट डिवाइसेस में भी हमें मिलते हैं, अगर आपने जरा थोड़ा छोटा करना है स्पेस को। ठीक है, अब ये जैसे आपके पास एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, आपके पास ये देखें 7404 जो है इन्वर्टर्स हैं, 7408 जो है वो एंड गेट्स हैं, 7432 जो है वो मेरे पास और गेट है। ठीक है, और एंड गेट आप देखिए 2 इनपुट 1 आउटपुट एंड गेट है। बाज ऐसे भी चिप आपके पास मौजूद है जिसमें मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट एंड गेट आपके पास 3 इनपुट 4 इनपुट एंड गेट मौजूद है। बाज ऐसे हैं जिसमें 6 इनपुट सिंगल आउटपुट एंड गेट मौजूद है और वो एक ही चिप के ऊपर आपको एक या दो एंड गेट्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर मैंने इम्प्लीमेंट करना है एक फंक्शन ए बी प्लस बी प्राइम सी, तो आप ये देखें कि यहाँ पर इसका तरीका ये है कि मुझे एक इन्वर्टर चिप चाहिए, राइट, फिर मुझे एक एंड गेट्स का चिप चाहिए और फिर मुझे एक और गेट चाहिए। तो एक सिंगल गेट आपको नहीं मिलेगा, आप स्टैंडर्ड चिप पकड़ेंगे और ये छोटी सी लॉजिक है बिल्कुल। स्टैंडर्ड चिप आपको चाहिए और कितने चाहिए? 3, एक इन्वर्टर्स का, एक एंड का, एक और का। ठीक है, तो आपने इनपुट्स दी ए और बी दी और आपने सबसे पहले आपको यहाँ पर आमतौर पे करते क्या है कि आप यहाँ पे इसने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, आपको इन्वर्ट करना है सिर्फ बी को। सो बी जो है उससे कनेक्शन हमने लिया और वो हमने इन्वर्टर के इनपुट को दे दिया, हमने पिन नंबर 1 को दिया और पिन नंबर 2 से ले लिया। आपकी मर्जी है, आप पिन नंबर 3 को देके 4 से आउटपुट ले लें, 5 को देके 6 से ले लें, आपकी मर्जी, जो मर्जी गेट आप यूज कर लें। लेकिन कोशिश ये होती है कि मेरे वायर्स या कनेक्शंस जो हैं, क्योंकि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर भी इन्होंने प्रिंट होना होता है कॉपर के साथ, तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये छोटे से छोटे हम रखे जाएं, क्योंकि जब आपका कंडक्टर जितना बड़ा होगा, आइडियल कंडक्टर कोई नहीं होता, जब प्रैक्टिकल सर्किट बनता है तो कंडक्टर आप जितना ज्यादा बड़ा बनाते हैं उतना ज्यादा लॉस भी आता है और नॉइज भी आती है। तो चिप्स की प्लेसमेंट हमेशा इस लिहाज से की जाती है कि आपके कंडक्टर्स जो हैं वो कम से कम जगह ऑक्यूपाई करें। तो ये ले जनाब, उन्होंने यहाँ पर इसको इसमें से पास किया, वो करके उसके पास ये बी प्राइम आ गया। अब उसने कहा बी प्राइम और सी जो है उनकी मुझे एंडिंग करनी है, तो लिहाजा उसने ये बी प्राइम जो है ये यहाँ पर पिन नंबर 1 को बी प्राइम दे दिया, पिन नंबर 2 को सी दे दिया और पिन नंबर 3 से इसने बी प्राइम सी जो है वो आउट कर लिया। ठीक है जी, इसी तरह मुझे दूसरी टर्म चाहिए थी ए, तो पिन नंबर 4 जो है उसको ए दे दिया, पिन नंबर 5 जो है उसको बी दे दिया और पिन नंबर 6 से जो है वो हमने आउट कर लिया यहाँ पर ए बी। ठीक है, तो अब आपके पास एक ये पिन है कि ये वाला कनेक्शन है जिसपे बी प्राइम सी है और एक ये कनेक्शन है जिसपे ए बी है। आपने इन दोनों को एक और गेट को इन किया, अगेन आपके पास 4 और गेट अवेलेबल हैं, आप जो मर्जी चाहें और गेट इस्तेमाल कर लें। पहला वाला स्टैंडर्ड यूज करना एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। आपने पिन नंबर 1 पे एक इनपुट दी विच वाज बी प्राइम सी, ए बी जो है वो पिन नंबर 2 पे दी और फिर आपने पिन नंबर 3 से आउटपुट ले ली। दिस इज योर फंक्शन एफ। दूसरी जॉब जो आपने करनी है, इन तमाम के तमाम चिप के लिए आपके पास पिन नंबर 7 जो है वो यहाँ पे ग्राउंड है। आपने तमाम चिप जो है उनकी पिन नंबर 7, ये देखें ये वाली पिन नंबर 7, ये पिन नंबर 7 और ये पिन 7, आपने इन तीनों की पिन नंबर 7 जो है वो आपस में कनेक्ट की और उनको आपका जो सिस्टम ग्राउंड डिफाइंड था उसके साथ कनेक्ट कर दिया। इसी तरह वीडीडी जो है वो आपके पास इन तमाम की जो पिन नंबर 14 है वो आपके पास वीडीडी है, आपने तीनों की पिन नंबर 14 कनेक्ट किया, उसे वीडीडी से कनेक्ट कर लिया। तो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्मॉल लॉजिक जो कि हमने इसके ऊपर की है, एक्सटेंडेड चिप के सेटअप के ऊपर की है। एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहती थी, मैं वो आपका लॉजिक सर्किट देखी थी तो मुझे ख्याल आया ये मुझे आप लोगों को बात कहनी चाहिए। मैं अज्यूम करी थी कि आप लोगों ने नेटवर्क एनालिसिस पढ़ा हुआ है ना जी? यस मैम। हाँ जी, तो मैं अज्यूम कर रही थी कि ये बात आपको पता होगी, लेकिन एनीवेज हम इसके बारे में दोबारा बात कर लेते हैं। देखिए ये जितनी वायर्स क्रॉस हो रही है ना, ये कनेक्शंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना, ये वायर इस वायर के ऊपर से क्रॉस हो रही है, यहाँ ये 4 वायर्स के ऊपर से ये वायर क्रॉस होती जा रही है। तो दीज आर नॉट कनेक्शंस, ये वायर्स आपस में कनेक्टेड नहीं है।
जहां वायर कनेक्टेड है ना वहां एक ब्लैक डॉट बनाया जाता है। तो आप लोगों से भी दरखास्त है, ये देखिए जहां वायर्स कनेक्टेड हैं वहां एक ब्लैक डॉट बनता है। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों से दरखास्त है, आइंदा जब कभी आप लॉजिक सर्किट बनाएंगे जिस तरह की किसी एक्चुअल सर्किट में होता है, अगर आपने इस तरह की दो वायर्स बनाई और मुझे यहाँ पर डॉट नजर आ गया तो मैं कहूंगी कि कनेक्टेड है। लेकिन अगर आपने डॉट नहीं बनाया तो मैं नहीं समझ, जैसे आपने गेट्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है जी, ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ये किसी और गेट के साथ कनेक्टेड है, ये किसी और गेट के साथ कनेक्टेड है, ये किसी और गेट के साथ कनेक्टेड है, तो एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पर डॉट बनाएंगे बताने के लिए कि कनेक्शन है, ठीक है? तब मुझे पता चलेगा कि दीज टू वायर्स आर कनेक्टेड। ये थोड़ा सा कन्वेंशन है, इसका ख्याल रखिए, क्योंकि क्रॉस ओवर्स को हम कनेक्शंस नहीं मानते। जहां कहीं कनेक्शन होता है वहां पे एक ब्लैक कलर का डॉट होना चाहिए। ऑलराइट, अच्छा जी। तो for each of the specific 7400 series chip, a number of variants are fabricated with different technologies. अब देखिए ये जो है ना टेक्नोलॉजी की बात, ये इलेक्ट्रॉनिक्स 1 पढ़ी, हाँ मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स 1 जो है ना वो मसला भी नहीं है। वो बात ये है कि हमारे पास लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ना ये गेट्स वगैरह ये सब कुछ ये कहीं से आता है ना, ये कहाँ से बन के आएगा? एक और गेट क्या चीज है? एक और गेट के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस में आपने नाम तो पढ़े हुए होंगे, एफएससी में पढ़े होंगे, बीजेटी ट्रांजिस्टर होते हैं, मॉसफेट होते हैं और एफईटी होते हैं। तो अगर आपके पास जो लॉजिक है वो बेसिक बीजेटीज की मदद से बनी है तो हम कहते हैं, आपने जो गेट बनाया तो हम कहते हैं ये ट्रांजिस्टर लॉजिक है। और अगर जो है ये 74HC LS जो है वो ट्रांजिस्टर लॉजिक है, और HC जो है वो CMOS टेक्नोलॉजी से बनता है। ये आपके बताने के लिए, मोस्ट पॉपुलर चिप इन यूज टुडे आर द CMOS वेरिएंट्स। CMOS टेक्नोलॉजी है क्या? वो तो खैर जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि देखिए लॉजिक में हम लिखा हुआ ना मोस्ट पॉपुलर, क्यों मोस्ट पॉपुलर? देखिए लॉजिक में मैं आपको कहती हूँ कि नाम सॉरी, तुम जो हो ना तुम कहो कि 1 है तो 1 ऐसा होना चाहिए, 1 हो थोड़ी देर के लिए, ये लॉजिक 1 है और ये हम कहते हैं ये लॉजिक 0 है। तो मैं अगर आपको कहती हूँ कि भाई ये चीज जो है ना ये यूं करके है और फिर यूं है, ये इतनी देर तक लॉजिक 1 है और इतनी देर तक लॉजिक 0। एक तरीका ये है कि आप कहें कि जनाब एक नेगेटिव वैल्यू 0 है और पॉजिटिव वैल्यू 1 है। एक तरीका ये है कि आप कहें कि जो वोल्टेज का 0 है वो 0 है और जो हाई वैल्यू है वो 1 है। लेट्स से मैं कहती हूँ ऐसे है, ये चिप है, यहाँ 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 यहाँ। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये लॉजिक 1 था, ये लॉजिक 0 था, ये लॉजिक 1 था, ये लॉजिक 0 था और ये लॉजिक 1 था, राइट? अगर मैं आपको कहूं कि भाई ये इस तरह से है, ऐसे है, तो आप क्या बताएंगे कि ये जो पोर्शन है ये क्या है? लॉजिक 1 है, ये लॉजिक 0 है, ये क्या भला है, राइट? तो ये जो चीज होती है ना, ये सबसे बड़ा इशू होती है हमारे पास डिजिटल लॉजिक डिफाइन करने में। ये जो मैंने सर्कल के अंदर पोर्शन किया इसको कहते हैं राइज टाइम, या इसको हम कहते हैं फॉल टाइम, राइट? तो राइज टाइम और फॉल टाइम जितना अच्छा होगा, जितना छोटा होगा, उतना आपका लॉजिक गेट अच्छा है। यानी अगर एक लॉजिक गेट आउटपुट में दिखाना चाहता है कि 1 है, 0 से 1 पे मैं जा रहा हूँ, तो थोड़े टाइम में दिखाए ना, ताकि मुझे इस तरह की जो स्टैंडर्ड टाइप की चीज है वहां पे आउटपुट नजर आए कि भाई 0 से 1 होगी, 1 से 0 होगी। अगर ये इस तरह स्लोप्स के जरिए, स्लांट के जरिए काम करेगा तो मुझे क्या समझ आएगा कि 0 हो रहा है या 1 हो रहा है? तो जब भी कभी ये जितनी भी फैब्रिकेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, टीटीएल है या सीमॉस है, इसमें टीटीएल के थोड़े से, वैसे तो वो भी बहुत अच्छे हैं और वो चिप रोबस्ट ज्यादा होते हैं। टीटीएल चिप्स की खूबी ये है, हर चीज की अपनी खूबियां खामियां। सीमॉस का एडवांटेज ये है कि सीमॉस में आपके पास जो राइज और फॉल टाइम है वो बहुत बेहतर है। दे हैव मच बेटर राइज एंड फॉल टाइम। तो चिप जो है उसकी जो हमें आउटपुट नजर आती है वो ज्यादा क्लियरली नजर आती है, तो इसलिए जो सीमॉस टाइप चिप है वो ज्यादा पॉपुलर है। अगली चीज आगे जी, प्रोग्रामेबल। तो ये तो होगा डुअल इन लाइन पैकेजेस, स्टैंडर्ड चिप्स और डुअल इन लाइन पैकेजेस।
अगली चीज है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, PLDs। ठीक है, अच्छा जी, the function provided by each 7400 series device is fixed and each chip only provides a few logic gates. These limitations make use of these chips inefficient for building large circuits. ठीक है जी। अब लेट्स से कि हम उसके जरिए जो आईसीज थे, जो पीछे हमने देखे स्मॉल आईसीज, उनके साथ जब हम काम कर रहे थे तो हमने को बहुत बड़ा सर्किट इंप्लीमेंट करना है। तो आपने देखा, यहाँ मैं पिछले अगर दोबारा स्लाइड पे जाऊं तो देखिए, एक नॉट गेट मुझे चाहिए था और मुझे 6 नॉट गेट्स का पूरा एरे यूज करना पड़ा। इसी तरह मुझे 2 एंड गेट चाहिए थे और मुझे 4 एंड गेट का एरे जो है वो यहाँ लगाना पड़ा। स्टैंडर्ड चिप ही इस तरह से मौजूद है हमारे पास अवेलेबल। इसी तरह 4 और गेट्स में से सिर्फ एक और गेट यूज हुआ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी कोई छोटी लॉजिक थी और उसमें से ये चीजें अनयूज्ड रह गई, तो दैट इज ऑल वेरी वेल। लेकिन अगर मेरे पास बहुत बड़ा लॉजिक ऑपरेशन है और उसमें मुझे इस तरीके से चिप यूज करने पड़े, और जब मैं चिप यूज करूं तो मैं आप ये भी जहन में आ सकता है कि भी बाकी लॉजिक ऑपरेशंस के लिए रिमेनिंग गेट्स यूज कर लें। हाँ ठीक है, किए जा सकते हैं, लेकिन इस चिप का एक साइज है, राइट। अब अगर मैं इस्तेमाल करती जा रही हूँ और मेरे चारों चिप यूज हो गए, मुझे एक और लगाना पड़ा, तो आप ये देखेंगे कि ये जो इस तरह के होते हैं ना डुअल इन लाइन पैकेजेस, ये बहुत ज्यादा जगह घेरने लग पड़ते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर। तो जब आपके पास बड़ी लॉजिक आ जाती है तो ये इनएफिशिएंट हो जाते हैं। पावर सप्लाई की वायर्स ही इतनी ज्यादा फिर रही होती है सर्किट के अंदर कि इंसान उसी में कंफ्यूज हो जाता है। आमतौर पे जो ग्राउंड का आपको पाथ डिफाइन करना पड़ता है एक पीसीबी के अंदर, वो थोड़ा सा थिक रखना पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड में से बहुत सी डिवाइसेस का ग्राउंड होता है। वो आप जितने चिप बढ़ाते जाते हैं, ग्राउंड का पाथ उतना ही आपको, कॉपर की जो ट्रैक है वो उतना ही आपको थोड़ा सा चौड़ा डिफाइन करना पड़ता है ताकि वो सारे करंट को सिंक कर सके। ठीक है, तो जब हम जाते हैं ना बड़ी लॉजिक्स में, तो वहां पे जाके हमें थोड़ा सा यहाँ पे मसला हो जाता है। उसका सोल्यूशन क्या है? It is possible to fabricate chip with a large amount of circuitry, but with a structure that is interconnection that is not fixed, which is called programmable logic devices. अच्छा जी। इसमें होता क्या है कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस में कि आपके पास एक सर्किटरी तो हमने बहुत सारी चिप पे दी हुई है, जैसे देखें देखें यहाँ सर्किटरी जो है ना, इसकी इनपुट और आउटपुट्स आपके पास प्री डिफाइंड है। ठीक है, आप इन गेट्स को जो है ना आपने पहले से फिक्स करके रखा हुआ है कि कहाँ इनपुट है कहाँ आउटपुट है। लेकिन आप करते क्या है कि आप गेट्स तो बहुत से प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनका जो इंटरकनेक्शन है गेट्स का आपस में, वो हमारे पास फिक्स नहीं होता, वो आप प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, आपके पास बहुत सी ऐसी लॉजिक डिवाइसेस हैं जो कि प्रोग्राम, तो लॉजिक डिवाइस जो आपके जहन में आती है प्रोग्रामेबल इस्तेमाल करते हो आप? हम आर्डिनो। आर्डिनो एक सिंगल लॉजिक डिवाइस है, पीएलडी है। हाँ मैम, वो माइक्रो नहीं नहीं कंट्रोलर। नहीं, वो आप एक लिहाज से आपकी बात ठीक है, मगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ दीज। ठीक है, आर्डिनो जो यस है ना, मैम। हाँ वो एक सिंगल लॉजिक डिवाइस नहीं है। अच्छा, जो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है, तो एक सिंपल रोम की आप एग्जांपल ले लेना, आप रोम को प्रोग्राम कर सकते हैं। यू कैन प्रोग्राम अ रोम। रैम्स हुई, रोम्स हुई, एक सादी सादी सी चिप है आपके पास, कुछ पिन्स के, 40 पिन्स के, और इस तरह आप उनको प्रोग्राम कर लो। अच्छा, a PLD is a general purpose chip for implementing logic circuitry, which contains a collection of logic circuit elements that can be customized in different ways. Can be viewed as a black box containing logic gates and programmable switches that allow for different connections between the logic elements. Can implement whatever logic circuit is needed, subjected to limitations of the device. अच्छा, होता क्या है कि आपके पास ये इनपुट्स हैं, राइट। आपके पास एक प्रोग्रामिंग, इसका प्रोग्राम करने का एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस होती हैं। उसमें होता क्या है कि आप इनपुट्स डिफाइन करते हैं और आप कहते हैं कि इन इनपुट्स के लिए ये सर्टेन आउटपुट मुझे चाहिए। लॉजिक वेरिएबल्स हैं आपके पास इनपुट में, आप जो चाहें उनका वैल्यू दे दें। लेट्स से ये आपके पास यहाँ पर 16 पेन है, लेट्स से। तो अब आपके पास इनपुट में 16 पिंस की, या अगर आप सप्लाई वगैरह को छोड़ दें, चले हम 16 पिंस की फिलहाल एग्जांपल ले लेते हैं। तो इन 16 पिंस का आप क्या कर सकते हैं? मैं कहती हूँ इनपुट का अगर ये सर्टेन कॉम्बिनेशन हो, 0 1 1 0, कोई भी मैंने दे दिया, मैंने 16 पिंस, तो मुझे आउटपुट में इस तरह की आउटपुट चाहिए। अब विद इन द डिवाइस क्या हो रहा है, आई डोंट केयर, क्योंकि ये प्रोग्रामेबल है। मैं एक सर्टेन इनपुट के लिए एक सर्टेन आउटपुट का एक मैप डिफाइन कर सकती हूँ।
विद इन द सर्किट उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी, किस तरीके से सर्किटरी कनेक्शन होगी, वो मेरा इशू नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास कहलाती है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। इस तरह की चीज होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, पीएलएस। पीएलएस का आपने नाम सुना होगा, पीएलएस का भी सुना होगा, पैल्स का भी सुना होगा, पीएल्स का। द फर्स्ट पीएलडी, अब ये जो हमारे पास डिफरेंट लॉजिक डिवाइसेस आती हैं उसमें उनकी आगे सब कैटेगरी आपको डिफाइन, ये पीएलए की बात कर लें। The first PLD developed was the programmable logic array (PLA). Based on the premise that any function can be written in sum of product form, a PLA consists of input buffers and inverters that provide the true and complement form for each input variable, a collection of AND gates with inputs that are selectable, that is programmable, and a collection of OR gates with inputs that are selectable or programmable. चलें, अगर हम यहाँ आ जाए ना तो जरा हमें बेहतर नजर आ जाएगा। ये देखें, अब क्या किया इसने आपको एक स्टैंडर्ड पीएलए का काम जो है ना वो ये आपको उसने दिखाया। वो कहता है कि हर चीज को सम ऑफ प्रोडक्ट में तुम डिफाइन कर सकते हो। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में होता क्या है, वेरिएबल अपनी फॉर्म में होता है, या वेरिएबल आ गया आपके पास एक्स आ गया, आपको एक्स चाहिए होता है या आपको एक्स प्राइम चाहिए होता है। तो पहले स्टेप में आपको या फंक्शन वैसे का वैसा चाहिए या उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स में। तो फंक्शन वैसे का वैसा या उसका कॉम्प्लीमेंट एक्सक्यूज मी, ये आपको पीएलएस में अवेलेबल है, ठीक है, एज इट इज और इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह सेकंड स्टेप में आपके पास जो है वो आपने सम ऑफ प्रोडक्ट्स में कुछ फंक्शंस को लेकर उनकी प्रोडक्ट मालूम करनी होती है। तो प्रोडक्ट मालूम करने के लिए आपको एंड गेट्स चाहिए। अब उसने किया क्या है कि एक एंड गेट के एक सिंगल एंड गेट नहीं है, हमें इस ब्लैक बॉक्स के अंदर बिल्कुल इससे कोई परवाह नहीं है कि ये कितने एंड गेट लगा के ये काम करता है। उसने कहा कि आपके पास सारे फंक्शंस और उनकी इन्वर्टर्स वो सब इस जगह पर इस एंड गेट को, हर एंड गेट को एज एन इनपुट मिल रहे हैं। ये देखें, ये आपके पास ये x1 है, ये एंड गेट को इन जा रहा है, x1 प्राइम भी इसी एंड गेट को इन जा रहा है, x2 भी इसी एंड गेट को मिल रहा है, x2 प्राइम भी इसी एंड गेट को मिल रहा है, x3 और x3 प्राइम। तो x1 और यही सब कुछ सेकंड एंड गेट को भी मिल रहा है, थर्ड एंड गेट को भी मिल रहा है और फोर्थ एंड गेट को, ठीक है। फिर जब आपने इन सारे के सारे एंड गेट्स के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हमें सेकंड मैप क्या चाहिए होता है, एंड गेट। फिर हमें थर्ड चीज क्या चाहिए कि जितनी भी आपके पास प्रोडक्ट टर्म्स आई हैं उनको और करो, यानी उनको जमा करो। तो वो क्या किया उसने कि उसने तमाम एंड गेट्स की जो आउटपुट्स थी, ये देखें, ये भी इसको दे दी और गेट को, ये भी इसको दे दी इसी और गेट को, और दूसरे को भी दी, दूसरे को भी दे दी, यानी कि सारी की सारी आउटपुट जो है वो और गेट्स। अब आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो ये क्या करेगा, ये जो आपने एंड गेट्स को तमाम की तमाम इनपुट्स दी हैं, इनमें से कुछ इनपुट्स के कनेक्शन को ये मेक करेगा और कुछ को ये ब्रेक करेगा। लेट्स से हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो प्रोग्रामेबल डिवाइस है वो यहाँ क्या फंक्शन इंप्लीमेंट कर रही है। लेट्स सी, ये लें जी, P1 जो है वो आपको क्या मिल रहा है, मुझे जरा बताइए। इसमें जो कनेक्शन है मुझे x1 का लग रहा है कनेक्शन इसने मेक किया हुआ है, राइट, और x1 प्राइम इसने ब्रेक किया हुआ है, और x2 जो है वो भी कनेक्शन मेड है, x2 प्राइम भी ब्रेक है, और x3 भी ब्रेक है, और x3 प्राइम भी ब्रेक है। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर मिल रहा है x1 डॉट x2, हाँ x1 इंटू x2, ठीक है, ये ले जी, ये मुझे यहाँ मिल गया। सेकंड गेट पे क्या मिल रहा है, x1 डॉट x3 बार, x1 x3 प्राइम, एब्सोल्युटली, शाबाश, ठीक है, कनेक्शन मेड है x1 का। ये देखिए, इसको मैं पीछे ट्रेस करूं तो ये x1 का है, और सिर्फ ये कनेक्शन दूसरा है जो कि मेड है, और वो मैं ऊपर ट्रेस करूं तो वो x3 बार का कनेक्शन है। इसी तरह सेकंड में आपको क्या मिल रहा है, थर्ड में क्या मिल रहा है, थर्ड में मिल रहा है x1 बार, x2 बार, x3। अच्छा, x1 प्राइम, x2 प्राइम, x3, ठीक है। इसी तरह जो आपके पास ये आखिरी वाला है इसमें मुझे मिल रहा है मेरे ख्याल में x1 x3। तो ये आपके पास आ गए। अब आपने इनके कनेक्शंस करने हैं।
तो दो फंक्शंस इसमें आप डिफाइन कर सकते हो। अभी हमने बात की थी कि हम एक लॉजिक में दो फंक्शंस डिफाइन कर, तो F1 क्या है? F1 F1 है जी x1 x2, ठीक है जी, प्लस ये पहला वाला कनेक्शन जो मेड है, फिर ये दूसरा x1 x3 प्राइम, x3, तो फिर x1 बार, x2 बार और x3। ठीक है, प्लस x1 बार x2 बार x3। तो ये F1 डिफाइन हो गया। इसी तरह F2 की भी डेफिनेशन आप ये देख सकते हैं कि कौन से कनेक्शंस मेड है और कौन से कनेक्शन ब्रोकन है। तो ये सिर्फ एक हमने ट्रेसिंग इसलिए की कि हमें क्लियर हो जाए कि आखिर होता क्या है। तो पता ये चला कि जो हमारे पास प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज होते हैं वो सम ऑफ प्रोडक्ट की जो स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए बनाए जाते हैं। अब एक प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे को देखेंगे तो ये भी आपके पास एक स्टैंडर्ड चिप होगा। इस चिप की पिन्स डिफाइन होंगी, F1 F2 की पिन्स डिफाइन होंगी और X1 X2 X3 की पिन्स डिफाइन होंगी। और बाकी जब आप इस चिप को अपने प्रोग्रामेबल जो भी इसकी सॉफ्टवेयर है उसके साथ एक कैरेज आती है उसमें इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करके आप ये प्रोग्रामिंग करेंगे कि मुझे ये फंक्शन चाहिए। तो उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली ये इंटरनल कनेक्शंस मेक और ब्रेक करना आपकी डिवाइस का अपना मसला है, वो आपका मसला नहीं है। आपने सिर्फ ये बताना है कि ये X1 X2 X3 के ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन के साथ ये मुझे F1 और F2 चाहिए, एंड व्हाट हैपेंस विद इन द डिवाइस इज द डिवाइस प्रॉब्लम। तो ये जो चीजें हैं हमारे पास, ये जी जी एक सेकंड में आपकी बात सुनती हूँ। और ये डिवाइस का इंटरनल सर्किट। जी सर। मैम PLDs और ASICs में क्या डिफरेंस होता है? जी PLDs और बिल्कुल ASICs डिफरेंट में क्या डिफरेंस? टेक्नोलॉजीज है। पीएलडी तो देखिए बहुत पुरानी चीज है ना, ये जो हम अभी चीज पढ़ रहे हैं तो स्टैंडर्ड मतलब बिल्कुल इनिशियल चीजें हैं ना, बहुत फर्क अच्छा होता है। ये आई डोंट थिंक कि हमारा स्कोप है। लेकिन ये देखें, जब शुरू शुरू में बिल्कुल सबसे पहला काम आया ना तो उस वक्त हमारे पास लॉजिक डिवाइसेस जो आई दे वर प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। अब ये पीएलएस जो है ये मेरा नहीं ख्याल कि अब आजकल कोई ज्यादा इस्तेमाल करता है, अनलेस कि आपके कोई छोटा सा लॉजिक है अवेलेबल, लेकिन हम लार्ज लॉजिक में इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ये तो बिल्कुल एक अच्छा जी। ये अब आपके पास एक कस्टमरी स्कीमेटिक आ गई। इस स्कीमेटिक में अगेन उसने आपको यहाँ पर F1 और F2 की उसने एक्सप्रेशन आपको बता दिया है। ये आपके पास है, ये देखें। बेसिकली हमने जो काम यहाँ पर दिखाया था उसको उसने जरा थोड़े कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाया है। इस सिंगल लाइन का मतलब ये है सारी की सारी इनपुट्स, ये सब इनपुट्स इस सिंगल लाइन में अवेलेबल है। ठीक है, और जब आप इनकी बात करते हैं तो आपने जो जो इनपुट इसके साथ कनेक्टेड है उस इनपुट के ऊपर आप एक क्रॉस का साइन लगा देते हैं। इसकी सिंप्लीफाइड स्कीमेटिक है। आई थिंक इसमें अगर कोई चीज आपके ख्याल में कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज है तो प्लीज बताइए। इस स्कीमेटिक को देख के आप बता सकते हैं कि क्या फंक्शंस हैं जो कि आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। तो बेसिकली आपका प्रोग्राम क्या है, जो प्रोग्राम आपने इसके लिए लिखा है वो क्या है, वो प्रोग्राम ये डिफाइन करना है। ये जो चीजें हैं ना, ये ये सब आपका प्रोग्राम डिफाइन कर रहा है। लॉजिक के अंदर इंटैक्ट है, कनेक्शंस का एक एरे मौजूद है, गेट्स मौजूद है, इनपुट्स और कॉम्प्लीमेंटेड आप दे रहे हैं, आउटपुट्स उसने आपको दी हुई है, आपने सिर्फ इसकी इस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा ब्रेक कर लें 5 मिनट की, फिर आता है प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। Let's have a break for 5-7 minutes and we will come back. एक्सक्यूज मी मैम। जी बताइए। मैम ये PLDs में रिले लगी होती है जो सर्किट को ब्रेक करती है या कोई और चीज़ होती है? मुझे नहीं पता इंटरनल, मैंने VLSI डिजाइन जो है ना वो मेरा टॉपिक नहीं है। वैसे रिले जो है वो लगाई जा सकती है सर्किट को मेक और ब्रेक करने के लिए, आपका ख्याल है रिले का आपने देखा है क्या इतनी स्मॉल साइज के ऊपर रिले अवेलेबल होगी? नो मैम। नहीं रिले मैम, का इतनी आप हाँ, तो रिले का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें तो रिले तो डिपेंडी कॉइल के ऊपर करती है। और आपको पता है कि ये जितने भी हमारे PLDs और ये लॉजिक्स हैं इसमें हम कभी भी किसी भी कॉइल के करीब भी नहीं जाते।
क्योंकि उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ थिंग इन योर सर्किट। मैग्नेटिक इंडक्शन से वो खराब हो जाएगी हाँ, चीज खराब हो जाएगी, आप कभी भी नहीं करेंगे। रिले जो है वो लार्ज करंट्स के लिए है। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, जब हम रिलेज की बात करते हैं, रिलेज आपको लार्ज करंट सर्किट्स में नजर आते हैं। ये जो बात है, जिसके जो लॉजिक है, ये स्मॉल सिग्नल्स हैं, ये लार्ज करंट्स के साथ नहीं डील करते। आप इनके करंट्स जाके देखें तो मिली और माइक्रो एम्पियर के करंट्स होते हैं। ठीक है हुजूर, तो पता ये चला आपके क्वेश्चन से, मुझे भी पता चला कि रिलेज के अलावा और भी टेक्नोलॉजीज होंगी, है ना, कनेक्शंस मेक और ब्रेक करने की। फ्यूज नहीं हो सकता, सिंपल फ्यूज, व्हाई गो फॉर अ रिले? अगर मेरी मैम लेकिन डिवाइस जो फ्यूज है, रीयूजेबल होगा? नहीं तो जरूरी तो नहीं कि आपकी डिवाइस जो है वो रीयूजेबल हो। ये कहाँ हमने कहीं ये क्वालिफायर दिया है? तो मैम जैसे कि ये होते हैं एफपीजीएस बाज होते हैं डिवाइसेस उन्हें होती हैं जो वंस प्रोग्रामेबल होती हैं, बाज डिवाइसेस होती हैं जो रीप्रोग्रामेबल होती हैं। तो जो वंस प्रोग्रामेबल डिवाइस है वो चीप होती है। वो क्यों चीप होती है? सिंपल फ्यूज के जरिए आप कनेक्शन कर सकते हैं, मतलब मेक कर सकते हैं। जी बताएं, आप क्या कह रहे मैम जैसे एफपीजीएस होते हैं वो तो रीप्रोग्रामेबल होते हैं ना, उन्हें तो आप हैं? जब मर्जी एफपीजीए प्रोग्राम। रीप्रोग्रामेबल होते हैं। एफपीजीए की टेक्नोलॉजी एलएसआई और वीएलएसआई की उसमें आती है, रेंज में आती है। डेफिनेटली एफपीजीए के ऊपर पे भी बात करते हैं। मैम देखिए, सॉफ्टवेयर दो चीजें आप यहाँ एक अपना माइंड क्लियर कर लो। एक चीज होती है डिवाइस को इस्तेमाल करना, ठीक है? एक चीज होती है डिवाइस को मैन्युफैक्चर करना। मैन्युफैक्चरिंग अ डिवाइस, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के उसमें आती है। आईसी डिजाइन, वीएलएसआई डिजाइन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, हम आपको क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग हम लोग नहीं करवा रहे, तो हम अब वो नहीं पढ़ाते। पहले एक सब्जेक्ट हम पढ़ाते थे आईसी डिजाइन, वो है ही इस बारे में कि अगर, और आईसी डिजाइन जब हम बात करते हैं तो हम स्मॉल चिप के डिजाइन की बात करते हैं। 7400 सीरीज जो हम देख रहे थे उसकी बात करते हैं। जो एलएसआई डिजाइन है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और वीएलएसआई डिजाइन है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वो डिजाइन की टेक्नोलॉजीज बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं रिलेज इस्तेमाल करूं या फ्यूज वगैरह इस्तेमाल करूं, तो जो ये आम मेरा लगा हुआ होता है मदरबोर्ड के ऊपर, बेसिक क्या उसको कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, वो तो बन ही ना सके, वो तो इस कमरे जितना हो जाए, नहीं है ना? तो ये टेक्नोलॉजी से डिफरेंट है, और हम फिलहाल सिर्फ डिवाइसेस की प्रोग्रामिंग और लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर पढ़ रहे हैं। मैं ऐसी चीज के बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी जिसके बारे में मुझे कंप्लीटली नॉलेज ना हो। मुझे जरा चेक कर लेने दो कि जब हम वीएलएसआई की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग में जब कनेक्शंस मेक और ब्रेक किए जाते हैं उसकी टेक्निक क्या है, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। ठीक है, ओके मैम। चलें भाईजान, ब्रेक करते हैं 5-6 मिनट की, उसके बाद वापस मैम जी हुजूर। मैम इनके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हैं? डिफरेंट होते हैं या एक ही होता है? और लैंग्वेजेस? कभी हो सकता है कि एक सॉफ्टवेयर हो, अगर एक स्टैंडर्ड देखिए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर में करना क्या है, सॉफ्टवेयर ने सिर्फ उसको सिग्नल देना है। देखिए आमतौर पर होता क्या है ना, आपका एक, मैं बताऊँ, एक कैरेज होती है, उस कैरेज के ऊपर आप अपने चिप को इंसर्ट करते हैं। उस चिप को इंसर्ट करके आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं, चिप को इसके अकॉर्डिंगली आप प्रोग्राम कर लेते हैं, ठीक है? और एफपीजीएस के लिए कौन से प्रोग्राम्स हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? नाउ दैट यू गाइस आर, क्वार्टस प्राइम सीलिंग्स वगैरह मॉडल्स और वगैरह। आप, हाँ जी, और आपको मैं बताऊं कि जो आपने वो कौन सा था जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के साथ एक सॉफ्टवेयर था, पी स्पाइस, आप लोग फेमिलियर हैं उसके साथ? यस मैम। हाँ, तो पी स्पाइस दुनिया वीएलएसआई डिजाइन के लिए इस्तेमाल करती है, सीखने के लिए। ये डिजाइन के सॉफ्टवेयर्स हैं। प्रोटियस भी हो सकता है कभी, दुनिया कहाँ चली गई, कभी भी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर आप नहीं लगते। आप अपने कंफर्ट के लिहाज से सॉफ्टवेयर देखें। डिवाइसेस बनाने वाले, अगर ये कोई एप्पल तो नहीं है ना कि साथ अपना ही उठा के सॉफ्टवेयर पकड़ा दिया, वो डिवाइसेस बनाने वाले उसको मार्केट में डालते हैं, आप जो चाहें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। मैम VHDL इस कोर्स में है। बात नहीं समझ आ रही? कह रहे हैं वीएचडीएल इस कोर्स में है। VHDL पढ़ेंगे?
हाँ, बीएचडीएल नहीं पढ़े हम, प्रोटीएस पढ़े हैं, इसलिए कि आगे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए प्रोटीएस जो है वो यूजफुल है। लेकिन बीएचडीएल के जो ट्यूटोरियल्स हैं आपकी बुक में वो बहुत अच्छे हैं, मेरा तो हालांकि वो पढ़ के काफी काम किया जा सकता है, मैं कल देख रही थी। जिसमें वो काफी अच्छे हैं, मैंने पढ़े हैं, काफी हाँ इंटु। हाँ हाँ। और इस बुक के साथ काफी हेल्प भी अवेलेबल है, आप अगर इंटरनेट के ऊपर जाकर देखो तो इसके साथ काफी लोगों ने, इस बुक के साथ आपको हेल्प भी अवेलेबल है, डिफरेंट आपको बीएचडीएल के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। बीएडीएल हम लोगों ने बात की थी, लेकिन इस सेमेस्टर फिलहाल हम नहीं पढ़ा सकते। तो वो फिर हम डीएसटी में ही जाके पढ़ेंगे। ये उस्मान बताएगा, डॉक्टर उस्मान बताएंगे ओके। वहां जाके क्या पढ़ाते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, प्रोटियस एक काफी पावरफुल टूल है। कुछ एक स्टैंडर्ड हमारा एक तरीका होता है कि हम समझते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं ना वो इतना अच्छा नहीं। मैं तो प्रोटियस से पहले पी स्पाइस के फेवर में थी बहुत, लेकिन क्योंकि पी स्पाइस जो है वो जल्दी इंट्रोड्यूस कर दी, उसके सादे सादे फंक्शंस लिख दिए, पीपल थॉट यही बस पी स्पाइस है और इससे आगे कुछ भी नहीं है। हालांकि उसका इतना ज्यादा स्कोप है कि जिसकी हद नहीं, आप उसमें जो चाहे डिवाइस डिफाइन कर लें। लेकिन पीस पाइस में इंटरेक्टिव एनालिसिस इतना अच्छा नहीं होता ना, इंटरेक्टिव सिमुलेशंस वगैरह, हाँ मतलब तो मल्टी। जहाँ, हाँ तो मेरी बात सुनो, जहाँ इंटरेक्टिव सिमुलेशंस अच्छी नहीं होती उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कंट्रोल आपके पास जाता है। वो काफी आप, डीप सिमुलेशन के लिए पीस पाइस अच्छा है। जी जी जी, ऐसे मतलब वो ये है कि मल्टी। वो आपको एक 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 स्टेप का पता होता है। जिस तरह आप लोग इंटरेस्टेड है ना कि कनेक्शंस कैसे मेक ब्रेक हो ऐसा रहे हैं फलाना, और आप एक एक पॉइंट के ऊपर जाके पीस पाइस में डिजाइन कर सकते हैं। नथिंग, यू आर नॉट ब्लाइंड टू एनीथिंग। जैसे उनको, क्योंकि वहाँ पे नेट लिस्ट वगैरह का भी काफी होता है सीन। तो जी जैसे कि बाकी मल्टी सिम वगैरह वो थोड़े यूजर फ्रेंडली हैं ज्यादा, कि मतलब आप उन्हें, अगर आपके पास काफी कम नॉलेज है तो भी आप उन्हें यूज कर सकते हैं, लेकिन पीस हाँ, पाइस में। वो ये एडवांटेज है आपको मल्टीसिम की और एक हद तक इसकी भी, कि आपके पास जो है अगर कोई इतनी ज्यादा इन्फो नहीं भी है तो आप एक स्टैंडर्ड फंक्शंस लिख के तो चीजें इंप्लीमेंट कर लेते हैं। लेकिन अब वो इंटरनल वर्किंग्स का तो कुछ नहीं ना पता चलता। पीस स्पाइस में ये है कि यू गेट टू नो द होल निटी ग्रिटी के हो क्या रहा है, ये कनेक्शन यहाँ से वहां मतलब जा ये रहा है। हमें स्पाइस फाइल्स लिखना या नेट लिस्ट वगैरह पढ़ना वो भी नहीं आता, तो इस वजह से भी मसला होता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम कोई भी कोर्स या सिलेबस पढ़ते हैं ना तो उसमें मेरे पास एक देखिए 14 वीक्स हैं, और जी। 14 वीक्स में 3 आवर्स हैं पर वीक। तो 42 आवर्स में अगर मैं आपसे कहूँ कि जी मैंने आपको 42 आवर्स में डिजिटल लॉजिक डिजाइन जो है वो पढ़ा दिया, तो ये एक गलत क्लेम होगा। मैंने आपको डिजिटल लॉजिक डिजाइन के साथ अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। हाउ टू गो अबाउट इट ये मैं आपको बता दूंगी, इसके फंडामेंटल्स मैं आपको बता दूंगी। बाकी आपका अपना अपना, हर एक का अपना शौक है, हो सकता है बाज लोग लॉजिक में इंटरेस्टेड ही ना हो, लेकिन क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने इस फील्ड में रह के काम करना है, उनको ये चीज पता होनी चाहिए ताकि वो दूसरे इंजीनियर्स के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो फंडामेंटल नॉलेज देना यहाँ पर टास्क है, बाकी आप उसको आगे कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं ये आपका अपना इंटरेस्ट है। ओके। और मैम ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स है, वो उसका प्रीरेक डीएलटी है। हाँ जी, माइक्रो प्रोसेसर के लिए थोड़ी सी जुबान तो समझ आए ना कि क्या बात हो ओके, थैंक यू। रही। बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस डिफाइन किया जाता है ना, ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे एक पिरामिड है। तो आपने देखा होगा एक ब्रॉड बेस से हम शुरू करते हैं और फिर आगे जाते हुए, तो प्री रेक का पर्पस ये होता है कि पिछला स्टेप जो है वो किया हुआ हो, राइट।
जी जनाब। जी, ब्रेक से पहले मैं आपसे पूछ रही थी कि आपको सिग्नल सिस्टम्स कौन पढ़ा रहा है? सिग्नल सिस्टम तो हम पढ़ ही नहीं रहे। आप क्वेश्चन कर रहे थे ना रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का, वो नेटवर्क एनालिसिस में कर रहे थे। तो मैं वो अब्दुल्ला सेल कर रहा था, वो इंडिपेंडेंटली पढ़ है शायद। अच्छा अच्छा अच्छा। बातें मैं अब्दुल्ला को कहती कि वो मुझे इनबॉक्स करे, इस तरह से सब सामने ना पूछे, क्योंकि अगर आप लोग ये चीज नहीं पढ़े तो क्लास के टाइम में नहीं डिस्कस होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं वही सोच रही थी कि आपको सिग्नल सिस्टम्स तो मेरा हाल नेक्स्ट सेमेस्टर ऑफर होगा, है ना? यस मैम। ठीक है। जी जनाब, ये शेयर हो गई स्क्रीन आपके साथ? यस मैम। यस मैम। चले जनाब। तो अगला हमारे पास जो है वो हम पहले हमने पढ़ा पीएल प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज, और ये है प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक पैल्स। पैल्स और गैल्स एक जमाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते थे, इनको बहुत, गैल का मतलब होता है गेट एरे लॉजिक, ये है प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। इसमें सिर्फ फर्क ये है जो पीएलए और पैल्स में है, वो ये है कि हमारे पास जो और प्लेन है ना वो प्रोग्रामेबल नहीं है, और प्लेन है ना ये प्रोग्रामेबल नहीं है। इसकी पहले से लॉजिक डिफाइंड है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पर मोस्टली जनरली क्योंकि यहाँ पर इन दोनों एंड गेट्स में हमारे पास तमाम इनपुट्स जो हैं उनको वो अवेलेबल होती हैं सारी की सारी, तो आप अपनी प्रोग्रामिंग के जरिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके पास दो फंक्शंस इसमें यहाँ पर एक पैल में आपको दो फंक्शन उसने डिफाइन किए हुए हैं। इससे डिफरेंट पैल्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती है, बिल्कुल जिस तरह कैटलॉग नंबर आईसीज के डिफरेंट हैं, पैल्स के भी डिफरेंट कैटलॉग नंबर्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस के लिहाज से वो अवेलेबल है। आप अपने फंक्शन के लिहाज से पैल ले सकते हैं। सिंप्लिसिटी आ जाती है थोड़ी सी प्रोग्रामिंग में कि आपके पास जो है वो और प्लेन क्योंकि फिक्स्ड है, तो आपके पास यहाँ पर अगर हम देखना चाहें कि क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट हो रही है, तो हम आसानी से देख सकते हैं। ये आपके पास इसकी इनपुट में हमारे पास अवेलेबल है x1 और अवेलेबल है x2 और अवेलेबल है x3 प्राइम। सो दिस इज x1 x2 x3 प्राइम, राइट, ये लें। और यहाँ पर हमारे पास है x2 x1 प्राइम एंड x2 एंड x3, तो ये दोनों जो है इनको एड अप करके आप f1 जनरेट हो रहा है। तो अगर आपके पास फंक्शनल फॉर्म इस तरीके से आप जनरेट कर रहे हैं, f1 इस तरीके से जनरेट हो रहा है, तो बाय ऑल मींस ये आपका पैल जो है, दिस इज योर पैल, यू कैन गो टू इट एंड गेट इट डन। और ये अगेन मैं दोबारा वही बात कहूंगी, हर एक मेरी बात सुनिए, हर डिवाइस को इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए कि इससे ये काम तो नहीं हो सकता, इससे वो फलां काम तो नहीं हो सकता। डिवाइस इंजीनियर चूज करता है अपने काम के लिहाज से। मेरे काम के लिहाज से कौन सी डिवाइस जो है इट वर्क्स फॉर मी, मैं उसको चूज करूंगी, ठीक है। तो और चिप में जरूरी नहीं होता कि आप एक चिप के अंदर हर उसकी अवेलेबल कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करें। आपने जो उसका पोर्शन यूज करना है उस लिहाज से उस चिप को आप यूज करें। जी बेटा फरमाइए क्या कह रहे थे? जी क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद आते हैं सीपीएलईज, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस जो है ना, उसमें हमारे पास सर्किट ब्लॉक्स होते हैं डिफरेंट, और वो सर्किट ब्लॉक जो है ना वो एक मतलब पैल की तरह, जैसे हमारे पास ये टिपिकल ये पैल का सर्किट है ना छोटा सा, इस तरह के सर्किट ब्लॉक्स के एक एरे से हम सीपीएलडीज जो है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। अब उसमें आपके पास कितने हो सकते हैं अवेलेबल सीपीएलडीज, उसके कैटलॉग पे डिपेंड करता है। आपकी कोई छोटी रिक्वायरमेंट है, बड़ी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखें कमर्शियल सीपीएलडीज है फ्रॉम 2 to more than 100 पैल लाइक ब्लॉक्स with 16 macro cells in each block. Each macro cell is the equivalent of approximately 20 gates. आपके पास यहाँ पे हो सकता है कि 20 गेट से मिलके आपने बनाया हुआ हो, और ब्लॉक से आपके पास तकरीबन 20,000 गेट्स एक सीपीएलडी में जो है, जिसमें 1000 मैक्रो सेल्स जो है मौजूद हैं, उससे आप 20,000 गेट्स का कर सकते हैं। इससे काफी अच्छी खासी लॉजिक सर्किट जो है वो कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। अगेन आपने प्रोग्राम करना है अपना लॉजिक सर्किट, आपने उसको लॉजिक सर्किट को प्रोग्राम करके उस सिंगल चिप के ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेना। ये स्ट्रक्चर है टिपिकल। आपके पास ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स को आप इंटरकनेक्टिंग वायर्स का एक आपने नेटवर्क दिया हुआ है,
आपके पास इनपुट आउटपुट के ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, आप इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। आपको यहाँ पर जो भी इनपुट आउटपुट की वायर्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपने चिप को प्रोग्राम करें और अपने चिप को इस्तेमाल करें। प्रोग्रामिंग इस तरह से करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि देखिए 2-3 तरीके होते हैं। एक सबसे स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आपके पास एक कैरेज होती है, आप कैरेज के अंदर अपनी चिप को इंसर्ट करते हैं और आप एक सॉफ्टवेयर का कोड लिखते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर का कोड लिखने के लिए आपका जो भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, प्रोटीएस भी, जैसे एक आपके पास आजकल जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, वो प्रोटीएस है। आईसीज जो है वो उसके लिहाज से आप अपना सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह हर डिवाइस के लिए, प्रोग्रामेबल डिवाइस के लिए, जैसे पैल्स हैं, गैल्स हैं, पीएलएस हैं, रोम्स हैं, रैम्स हैं, या बड़ी डिवाइस के ऊपर आ जाएं, सीपीएलडीज के ऊपर आ जाएं, इनकी अपनी कैरेजेस होती हैं। उन कैरेजेस पे आप उसको इंसर्ट करके आप प्रोग्राम कर लें। आप प्रोग्राम करके जब डिवाइस को, एक एक टर्म यूज होती है डिवाइस को बर्न करना, आप जब उसे बर्न करते हैं तो वो आपकी लॉजिक के लिहाज से वो डिवाइस प्रोग्राम हो जाती है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आपके अपनी डिवाइस के लिहाज से आपने उसको किस तरीके से प्रोग्राम करना है उस तरह कर लें। मेरा ख्याल है सीपीएलडीज पे तो हम नहीं जाते, लेकिन एक सिंपल रोम की प्रोग्रामिंग अगर आपने करनी हो तो कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है आपको? नो मैम। उसका सादा सा तरीका होता है ना। इसी तरह एफपीजीएस के लिए भी यही है कि आप कोड्स लिखते हैं, आपको सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उसमें कोड लिखें, कोड लिख के रन करें। जैसे एक आपके पास एक छोटा चिप है तो उसका तरीका तो ये है कि कैरेज है चिप के साइज की, उसमें होल्स हैं, ये लें, ठीक है, वो एक आपके प्रोग्रामेबल कार्ड के ऊपर लगी हुई है। आप इसमें अपने चिप को इंसर्ट करें इन होल्स में। कार्ड की आउटपुट की वायर्स हैं, वायर्स का इंटरफेस करें अपनी मशीन के साथ, मशीन पे बैठ के कोड लिखें। ठीक है जी, कोड लिख के इन वायर्स के थ्रू इस कार्ड को भेजें, वो आपके डिवाइस को प्रोग्राम कर दें। ठीक है हुजूर। तो देखिए प्रोग्रामिंग कैसे की जा सकती है, मेरे हिसाब से तो प्रोग्रामिंग के लिए मुझे जो इनपुट आउटपुट की पिन्स हैं उनका एक कनेक्शन चाहिए, और उनका कनेक्शन जो है वो उसको मुझे अपने कंप्यूटर से जोड़ना चाहिए, और फिर कंप्यूटर में मेरे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और सॉफ्टवेयर का मुझे कोड लिखना आना चाहिए, और वो कोड लिख के मुझे उसको बताना चाहिए, एक कमांड चाहिए जो कि उसको कहे कि भाई ये मैंने कोड लिख दिया है, अब तुम जरा इस कोड को रन करो। इस कोड को रन करके प्रोग्राम हो जाएगा। इज इट दैट हाउ यू प्रोग्राम थिंग्स? यस मैम। एक्सटेंडेड तरीका है ना, आपने कोई भी डिवाइस प्रोग्राम करनी है। हाँ जी, उसके बाद आ गए एफपीजीएस। एफपीजीएस में अगेन मैं दोबारा आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि लॉजिकल जो हमारे पास फंक्शंस आते हैं उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने की डिफरेंट टेक्निक्स जो हमने देखी वो यहाँ पर अवेलेबल थी। So to implement even larger circuits, it is convenient to use different chip that has even larger logic capacity. अगर आपके पास आपको सीपीएलडी से भी बड़ी चीज चाहिए तो एफपीजीए पे आ जाइए। इसमें आपके पास एंड और प्लेन्स नहीं होते, बल्कि ये आपको लॉजिक ब्लॉक्स देता है जिनको कि आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरकनेक्टिंग वायर्स आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल राउटिंग चैनल्स कंटेनिंग वायर्स आर प्रोग्रामेबल स्विचेस। ठीक है, वायर्स एंड प्रोग्रामेबल। And it is capable of implementing logic functions of millions of equivalent gates. अच्छा, अब मुझे बात आई, मिलियंस ऑफ गेट्स का लॉजिक फंक्शन मैंने इंप्लीमेंट करना है, कैसे करूं? एक तरीका ये है जो हमने अभी तक सीखा कि मैं एक चिप लूं, उस पर कुछ और गेट्स अवेलेबल हों और कुछ एंड गेट्स अवेलेबल हों और कुछ इन्वर्टर्स अवेलेबल हों, और मैं उनको, क्या मिलियंस ऑफ चिप्स में ये फिजिबल है? नो मैम। लेकिन ना ये काम ही फिजिबल नहीं रहता। फिर फिजिबल क्या है? फिजिबल ये है कि एक लॉजिकल फंक्शन, एक ट्रूथ टेबल में आपको, बजाय इसके कि मैं इसमें फंसूं, हम फिलहाल छोटी सी एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें जो कॉन्सेप्ट है ना उसकी समझ आए। हाउ डिफरेंट फ्रॉम पीएलएस एंड पैल्स। ये आपके पास आ गया x, ये आ गया y, ये आ गया z और ये आ गया f।
ठीक है, अब मेरे पास एक ट्रूथ टेबल एक्स वाई जी के जो भी कॉम्बिनेशन है उनके लिए एक ट्रूथ टेबल डिफाइंड है। लेट्स से 1 1 0 0 0, ये मेरे पास एक ट्रूथ टेबल जो है वो डिफाइन है। तो बजाय इसके कि मैं इस चक्कर में पढ़ूं कि ये एक्स वाई जी को किस तरीके से इस ट्रूथ टेबल से मैं इंप्लीमेंट कर सकती हूँ, मैं सिंपली ये कहूँ कि मैं कहूँ मुझे ना ये ट्रूथ टेबल चाहिए, ये मेरे पास इनपुट्स हैं एक्स वाई जी, ये इनपुट की लाइंस हैं और मुझे आउटपुट में बस ये ट्रूथ टेबल चाहिए। आई वांट दिस फंक्शन। तो वो फंक्शन इंप्लीमेंट करने का एक तरीका ये है कि मैं बजाय इसके कि 3 लाइंस एक्स वाई जी जो है वो फीड करूं, मैं ये फंक्शन फीड कर दूं। ठीक है, और मैं ये कहूं कि यार मुझे ना f की वैल्यू 0 चाहिए, सर्टेन हालत में 1 चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए, 0 चाहिए, 0 चाहिए, 0 चाहिए। तो ये एक तरीका है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का, कि बजाय इसके कि आप गेट्स के चक्कर में पड़ो, आप अपने लॉजिक जो लॉजिक ब्लॉक है ना, इस ये लॉजिक ब्लॉक्स जो हैं, ये ये जो आपने लॉजिक ब्लॉक्स डिफाइन किए और ये बाकी सारे जो है ना इन ब्लॉक्स के इंटरकनेक्टिंग स्विचेस हैं। अब ये जो आपको डायगोनल में स्विच नजर आता है ना, देखें ये इस वायर को यहाँ पर हम जो डायगोनल में हमें स्विचेस नजर आते हैं वो हमारे पास डायगोनल के यानी कि हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वायर्स के इंटरकनेक्टिंग स्विचेस हैं, राइट। अगर एक वर्टिकल वायर को हमने करना है तो हमें डायगोनल स्विचेस में जाना पड़ता है, इसलिए आप ये देख रहे हैं कि हर चीज के चारों तरफ एक स्विचेस का एरे है। तो बजाय इसके कि मैं इनपुट्स के जरिए हर ब्लॉक को जो है वो प्रोग्राम करने की कोशिश करूं, मैं लॉजिक के जरिए करने की कोशिश करूंगा। तो ये लॉजिक है, लॉजिक डिफाइन कर दिया है मैंने कि मेरे पास जनाब ये इनपुट की 16 लाइनें आ रही हैं, इन 16 लाइन एक्स वाई जी ए बी सी डी ई एफ जी एच 16 वेरिएबल्स मेरे पास आ रहे हैं और उनके जरिए मैंने एक फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो बजाय इसके कि मैं प्रोग्राम करूं, मैं जो आउटपुट की मेरी ट्रूथ टेबल की आउटपुट आ रही है, मैं उसको इस ब्लॉक के जरिए डिफाइन करती हूँ। ये ब्लॉक गेट अरे नहीं है, ये ब्लॉक लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन है। क्या कैसे है? A logic block commonly used in FPGA devices is the lookup table. A lookup table contains storage cells that are used to implement small logic functions. Each cell is capable of storing a single logic value. Multiplexers are used to select one of the storage cells for output. Essentially, the cells store the truth table for a function, and the multiplexers select a particular cell for output based on a set of select or control inputs. ठीक है जी? तो बेसिकली लुकअप टेबल होता क्या है? लुकअप टेबल का मतलब ये होता है कि आपके पास एक एक क्या कहा जाए, एक लुकअप टेबल ही मैं इसके लिए वर्ड यूज करूंगी कि आप ये कहते हैं कि यार अगर मेरे पास कंट्रोल की जो वायर्स हैं उनका ये सर्टेन कनेक्शन होगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगी। अगर कंट्रोल वायर्स का जो कनेक्शन है वो डिफरेंट है तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगी। अच्छा, अब वो ये नहीं है, ये लें दो कंट्रोल वायर्स हैं, सिलेक्शन वायर्स हैं S1 और S2, इनके मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन हैं? 4, राइट। 4 कॉम्बिनेशन हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 4 मेमोरी यूनिट्स हैं जिनमें मैंने कोई लॉजिक स्टोर करके रखी हुई है, लेट्स से इस पे 0 है, इस पे 1 है, इस पे और इस पे 0 है, तो मैं कहती हूँ कि जब सिलेक्शन वायर 0 0 हो तो ये वाली मेमोरी मुझे दे दो। ठीक है, अब मेमोरी यूनिट्स हम इंशाल्लाह फ्लिप फ्लॉप्स आगे जाके पढ़ेंगे। इसी तरह जब सिलेक्शन वायर्स आपके पास 0 1 हो तो तुम ये मेमोरी मुझे आउटपुट में दे दो। जब सिलेक्शन वायर्स 1 0 हो तो ये मेमोरी मुझे आउटपुट में दे दो, और जब सिलेक्शन वायर्स 1 1 हो तो ये मेमोरी दे दो। इसको आप एक स्टैंडर्ड ट्रूथ टेबल से इस तरह डिफरेंशिएट करें, नहीं है कि मेमोरी 0 हो, मैं इस मेमोरी में कुछ और भी सेव कर सकती हूँ। मैं यहाँ 1 सेव कर लूँ, यहाँ 0 सेव कर लूँ, यहाँ 0 सेव कर लूँ, यहाँ 1 सेव कर लूँ। सिलेक्शन वायर्स ने करना क्या है कि जब कभी उनकी सिलेक्शन का कॉम्बिनेशन 0 0 होगा तो ये मुझे आउटपुट मिल रही है, 0 1 होगा तो ये मिल रही है, 1 0 होगा तो ये मिल रही है, 1 1 हो। यानी आप मेमोरी में अपनी लॉजिक को डिफाइन करें और वो लॉजिक आपको अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन वायर्स अवेलेबल होगा।
तो ये हमारे पास ये लुकअप टेबल्स हम बनाते हैं, और वो लुकअप टेबल लेट्स से मैं आपको जैसे ये हमारे पास एक लुकअप टेबल है। ये लुकअप टेबल बेसिकली ये क्या चीज है, ये तमाम चीजें ये मल्टीप्लेक्सर्स हैं। दिस इज अ मल्टीप्लेक्सर, इसको मक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये 3 मल्टीप्लेक्सर्स हैं। ये 3 मल्टीप्लेक्सर्स, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन फीड कर दिया। अब मैं इस जगह में 0 और 1 का मतलब ये है कि मैं चाहूं तो यहाँ एक 0 फीड कर दूं, चाहूं तो यहाँ एक 1 फीड कर दूं, चाहूं तो यहाँ एक 0 फीड कर दूं, चाहूं तो 1 फीड कर दूं। अगेन यहाँ पर भी मेरी मर्जी। इसने छोटा सा आपको एक लुकअप टेबल जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। जरूरी नहीं 4 इनपुट का हो, 40 इनपुट्स का भी हो सकता है, आप आपकी सिलेक्शन लाइन्स के लिहाज से। अब क्या हो रहा है, अब मेरे पास ये मैंने फंक्शन जो है वो यहाँ पर फीड कर दिया। अब ये मेरे पास सिलेक्शन लाइंस हैं, ये है जी x1, और ये जो दूसरा है, दो मल्टीप्लेक्सर्स जो हैं इनको मैंने सिलेक्शन लाइन दी है x2। x1 को मैं कहती हूँ मोस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन है, अगेन 0 0 0 1 1 0 and 1 1, and this is x1 and this is x2। ठीक है, तो जो सिग्निफिकेंट होता है ना उसको हम, जो आउटर मोस्ट मक्स है उसको हम देते हैं, और ये हमारे पास f है। अब f जो है वो हमें हमें क्या फंक्शन, हमारे पास क्या होगा, हमें एक वक्त में तो फंक्शन की एक कोई वैल्यू हो सकती है ना, आइदर इट इज अ 0 और अ 1। आप जब भी कोई फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं तो फंक्शन क्या होता है, एक एक किसी इंस्टेंट पे उस फंक्शन की एक लॉजिकल वैल्यू आपको चाहिए। तो वो जब मेरे पास सिलेक्शन लाइन 0 0 है तो वो इस चीज को, फंक्शन को फीड कर देता है, फंक्शन बिकम्स दिस थिंग। अब ये लॉजिक है, ये हम गेट अरे के जरिए इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इसने क्या किया है, एक सिंपल लॉजिक लगाई है कि जब सिलेक्शन लाइंस जो हैं वो 0 0 हो तो यहाँ पर तुमने जो कुछ भी इस जगह पे अवेलेबल है, इट कैन बी अ 0 और अ 1, दैट इज योर फंक्शन वैल्यू। इसी तरह अगर आपके पास सिलेक्शन लाइंस जो हैं वो 0 1 हो तो जो कुछ भी यहाँ पर अवेलेबल है इस सेकंड पॉइंट पर, मक्स नंबर 1 की सेकंड पेन के ऊपर, वो आउटपुट में तुम दे देना है, इट कैन बी अ 0 और इट कैन बी अ 1। इसी तरह अगर सिलेक्शन जो है वो 1 0 है तो ये चीज आउटपुट में चली जाएगी, और अगर सिलेक्शन जो है वो 1 1 है तो ये लास्ट थिंग दैट इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द फंक्शन वैल्यू। तो ये हमारे पास एक टिपिकल लुकअप टेबल का स्ट्रक्चर है जो कि हमें नजर आता है। तो लुकअप टेबल क्या है, लुकअप टेबल मेमोरी यूनिट्स हैं, मेमोरी यूनिट्स है नीले रंग के, जिसमें मैंने एक वैल्यू स्टोर करके रखी हुई है, और वो स्टोर्ड वैल्यू जो है वो मैं अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन आउटपुट के तौर पे, ये मेरी लॉजिक है कि ये स्टोर्ड वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन मुझे आउटपुट में फंक्शन की वैल्यू जो है उसकी फॉर्म में मुझे दे दो। लेट्स से ये देखें, ये अब उन्होंने आपको प्रोग्राम्ड बताया कि आपने प्रोग्राम कर लिया, आपने एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना था a प्राइम b प्लस ए बी प्राइम। ये आपके पास यहाँ पे आप देख लें, ए और बी बेसिकली आपके पास यहाँ पर सिलेक्शन लाइंस के तौर पे काम कर रही है। आपने फंक्शन जो है वो डिफाइन किया हुआ है, लॉजिक डिफाइन की हुई है। सो दिस इज 0 1 1 0। ये बेसिकली ए और बी की वैल्यूज नहीं है, ये आपकी एफ की वैल्यूज हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया ए प्राइम बी प्लस ए बी प्राइम। ठीक है, इन दो के लिए इसको 1 होना चाहिए। दिस इज 0 1 1 0। ये आपने f यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है कि ये मुझे फंक्शन चाहिए 0 1 1 0, और ए बी जो है वो आपकी सिलेक्शन लाइंस है। आपकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट लेफ्ट साइड की सिलेक्शन लाइन थी वो आपने आउटर मल्टीप्लेक्सर को फीड की, और जो बी थी वो आपने इन दो इनर मल्टीप्लेक्सर्स को फीड कर दी। एक तो ये देखिए आपको ब्लैक डॉट नजर आ रहा है, इसके साथ भी कनेक्टेड है और इसके साथ भी कनेक्टेड। अब जब आपकी सिलेक्शन लाइंस का कॉम्बिनेशन 0 0 हो तो आउटपुट को ये मेमोरी मिलेगी। आपकी सिलेक्शन लाइंस का कॉम्बिनेशन जब 0 1 हो तो आपकी आउटपुट को ये मेमोरी मिलेगी। जब आपकी सिलेक्शन लाइंस का कॉम्बिनेशन 1 0 हो तो आपकी आउटपुट को ये मेमोरी मिलेगी, और जब 1 1 हो तो ये मेमोरी मिलेगी। इसकी जगह मैं कोई और भी ट्रूथ टेबल जो है कुछ और फंक्शन भी इंप्लीमेंट कर सकती थी। मैं कहती यहाँ पर भी 1 हो तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मुझे यहाँ पर एक 1 फीड कर दें, मेमोरी में डाल दें। अब जब सिलेक्शन लाइन 0 0 होगी तो फीड तो यही होना है,
अब आपने उसमें 0 दिया या 1 दिया, वो आपकी अपनी मर्जी। 3 इनपुट लुकअप टेबल का स्ट्रक्चर है ये हमारे पास। 3 इनपुट लुकअप टेबल है, इसमें आपके 7 जब आपके पास 2 इनपुट लुकअप टेबल है तो 3 मल्टीप्लेक्सर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, 3 इनपुट है तो उसमें आपके पास 7 मल्टीप्लेक्सर्स इस्तेमाल होंगे, क्योंकि 8 आपके पास टोटल इनपुट्स हैं। हर सिलेक्शन मल्टीप्लेक्सर जो है वो 2 इनपुट का आप यहाँ पर एक स्टैंडर्ड ले रहे हो, तो ये आपके पास पहली इनपुट है, दूसरी पहला मल्टीप्लेक्सर, इसमें 2 इनपुट्स जा रही हैं, दूसरे में जा रही हैं, तीसरे में जा रही हैं, चौथे में जा रही हैं, फिर सेकंड स्टेज पे 2 मल्टीप्लेक्सर्स हैं जिससे हर इंडिविजुअल मल्टीप्लेक्सर की इनपुट उसमें फीड हो रही है, और फिर थर्ड स्टेज अगेन आप वही कर रहे हैं कि आपका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट x1 था वेरिएबल वो फाइनल मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन लाइन है, और फिर जो x2 था मिडिल वेरिएबल वो इंटरमीडिएट लाइन का जो मल्टीप्लेक्सर है उसकी सिलेक्शन लाइंस हैं, ये हमें नजर आ रही हैं, और फिर जो x3 था वो हमारी फर्स्ट लेयर का जो मल्टीप्लेक्सर है उसकी। तो अगर हम अपने वेरिएबल्स को इस तरीके से सिग्निफिकेंस के लिहाज से अरेंज करते हैं तो फिर फर्स्ट लेयर में आपका राइट मोस्ट, उसके बाद टुवर्ड्स लेफ्ट यू मूव अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द लेयर। तो ये 3 इनपुट का लुकअप स्ट्रक्चर है। अब लेट्स से कि आपने एक 3 इनपुट की एग्जांपल जो है उसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, इरेज कर लेते हैं, मैं इसी को इस्तेमाल करना चाहूंगी। मैम इसमें गेट्स यूज नहीं होते? देखिए जो लॉजिक इम्प्लीमेंट हुई है ना वो डेफिनेटली गेट्स के जरिए ही होती है, मल्टीप्लेक्सर भी गेट है, लेकिन मेरी प्रोग्रामिंग जो है ना वो अगर मैं गेट लेवल पे जाके प्रोग्रामिंग करूंगी तो वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो ये मेरी प्रोग्रामिंग लॉजिक लेवल के ऊपर है, समझ आइए आपको। ऑब्वियसली ये जो फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं और ये जो मल्टीप्लेक्सर्स लगे हुए हैं डेफिनेटली गेट्स के जरिए लगे हैं, और तो कोई टेक्निक नहीं ना, लेकिन मैंने गेट प्रोग्रामिंग नहीं करनी बिकॉज वो बहुत निटी-ग्रिटी में घुसने वाली बात है, लॉजिक प्रोग्रामिंग करूंगी। तो मैम ये फ्लिप फ्लॉप्स मेमोरी को रिटेन कर लेते हैं, जी सेव कर लेते हैं? जी करते हैं, इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी। ये लॉजिक का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। असल बात ही है अगर एक चीज रिटेन ना कर सके जब तक मुझे उसको चेंज करने की जरूरत ना आए। मेमोरी यूनिट्स, आप कितनी मेमोरी इस्तेमाल करते हो, देखो यू सो मच मेमोरी। यस मैम। जब आप कोई डिवाइस खरीदते हो सबसे पहले उसकी मेमोरी देखते हो, मेमोरी आती कहाँ से? अच्छा जी ये है a प्राइम बी सी प्लस ए बी सी प्राइम प्लस ए सी। तो पहला तो हम काम ये करेंगे कि हमारे पास जो है ना वो तीन वेरिएबल्स का है, तो हमें 3 सिलेक्शन लाइंस चाहिए, ठीक है, ए बी और सी। ये है हमारे पास एफ, ठीक है। तो अब हमें यहाँ इसके हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास है ए प्राइम बी सी। सो व्हाट यू नीड, एक तो आपको यहाँ पे ट्रूथ आपका 1 आ रहा है, दूसरा है ए बी सी प्राइम, सो ए बी सी प्राइम एक आपका ट्रूथ यहाँ 1 आ रहा है, दूसरा है ए सी। अब ए सी का मतलब है कि ए सी आ गया, ए और सी ये भी 1 है और ये भी 1, ठीक है, ये जनाब आपका ट्रूथ है। तो दिस इज 0 0 0 1 0 1 1 1। तो आप यहाँ पर फीड करेंगे 0 0 और आगे क्या था 0 1 0 1 1 1। ये जो मेमोरी यूनिट्स हैं इनको आप उनमें आप ये 0 1 0 1 की जगह ये पर्टिकुलर वैल्यूज जो है ये आप फीड करेंगे।
अब मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल क्या था, ए, लिहाजा यहाँ पर जो मेरा आउटर मल्टीप्लेक्सर है इसको मैं यहाँ पे दूंगी ए, इंटरमीडिएट मल्टीप्लेक्सर जो है इसको दूंगी बी, और ये थर्ड जो है इसको दूंगी सी। ये मेरी सिलेक्शन लाइन्स है और ये मेरी लॉजिक है जो कि मैंने इसको दे दी। तो मेरी अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन मेरे पास ये लॉजिक आउटपुट में अवेलेबल होगी। अगर ए, बी और सी तीनों जीरो हैं तो मुझे आउटपुट में जीरो मिलेगा। अगर ए और बी जीरो है और मेरे पास सी जो है वो 1 है तो मुझे आउटपुट में फिर जीरो मिलेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरीके से आप लुकअप टेबल जो है उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये एफपीजीएस की बेसिक छोटा सा स्ट्रक्चर था। इसकी प्रोग्रामिंग के ऊपर अभी हमने बिल्कुल बात नहीं की कि हाउ डू यू एक्चुअली प्रोग्राम इट और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सिर्फ उसका इंटरनल स्ट्रक्चर यानी डिवाइसेस से इंट्रोड्यूस करना पर्पस था। उसके बाद एक और गेट आता है जनाब, exclusive OR gate. Another basic element which is very useful in building circuits that perform arithmetic operations is the exclusive OR gate. ठीक है, exclusive OR function is defined with this particular symbol, a square inside a circle. In standard sum of product forms, exclusive OR is a prime b plus ab prime plus a prime b. अच्छा देखें, एक्सक्लूसिव OR को OR से डिफरेंट करें। OR में क्या होता है भाई? मैम अगर एक पे इनपुट 1 है तो 1 होगा। ठीक है, और एक्सक्लूसिव OR इज एक्सक्लूसिवली OR, बस उसके नाम में ही उसकी लॉजिक है, एक्सक्लूसिवली OR है। एक 1 हो, आइदर A is 1 और B is 1, both cannot be 1। देखिए इसमें और OR के फंक्शन में सिर्फ ये फर्क है। ठीक है, तो जहां आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं ना, वहाँ ये बड़ा यूजफुल है। एडिशन, मैथमेटिकल एडिशन होती है ना, उसमें एक्सक्लूसिव OR बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव OR का ट्रूथ टेबल है। अगर ए और बी जीरो है तो बी ए जीरो होगा, अगर ए और बी दोनों 1 है तो बी ए जीरो होगा, अगर ए इज 0 बट बी इज 1 और ए इज 1 बट बी इज 0 तो ये 1 होगा। इसका मतलब है एक्सक्लूसिवली OR है, और नहीं है, एक्सक्लूसिवली OR है। और इसमें और में ये जो हमने सेकंड आर इसमें ऐड की हुई, ये इनके सिंबल में फर्क है। ये एक्सक्लूसिवली OR गेट का जो है हमारा सिंबल है, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसको कहते हैं, प्लस विद इन अ सर्कल। ठीक है, एडर पढ़े हुए आपने? नो मैम। इसको नहीं लिखना चाहिए था। मेरा ख्याल है ये इसकी यूसेज में हम आ जाए। 12 में बात कर सकते हैं, जब मैं आपको एडर पढ़ाऊंगी तो फिर मैं इंशाल्लाह करूंगी। देखिए जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास एक्स और वाई जो है उनको हम ऐड करें तो अगर दोनों के दोनों जीरो हैं तो इनका सम क्या होगा? जीरो। यस मैम। अगर हाँ जी, और जीरो है और 1 है तो सम क्या होगा? 1। 1 है और 0 है तो सम क्या होगा? 1। 1। और अगर दोनों 1 है तो सम क्या होगा? 2, which is a 1 0, यस मैम। है ना? तो बाइनरी 1 0 हो जाएगा। मैं बाइनरी बिल्कुल बात कर रही हूँ। तो जब 0 है तो भी मैं एक बिट से, दोनों सिंगल बिट हैं और मैं उनकी आउटपुट को भी सिंगल बिट से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। जब दोनों में से कोई एक 1 है तो भी मैं उनकी आउटपुट को एक सिंगल बिट से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। जब दोनों में से एक 1 है तो भी मैं उसकी आउटपुट को एक सिंगल बिट से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। लेकिन जब दोनों 1 है तो मुझे आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव और मेरे काम आता है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर ये दोनों ये 0 हैं और मैं यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव और लगा लूं और उन्हीं दो लाइंस पे एक एंड गेट भी लगा लूं, तो इन दोनों को सम करके एक्सक्लूसिव और की आउटपुट क्या होगी? 0, और एंड गेट की आउटपुट भी क्या होगी? 0। ठीक है, इसी तरह अगर x भी 0 है मगर y 1 है तो एंड गेट की आउटपुट क्या होगी? 0, लेकिन एक्सक्लूसिव और की आउटपुट क्या होगी? 1। इसी तरह अगर x 1 है और y 0 है
तो एंड की आउटपुट अभी भी 0 होगी, लेकिन एक्सक्लूसिव और की 1 होगी। लेकिन अगर दोनों 1 है तो मेरे पास एक्सक्लूसिव और जो है वो 0 होगा और एंड जो है वो 1 होगा। अब इंटरेस्टिंगली ना, ऊपर जो मैंने एडिशन लिखा है बाइनरी का, उसमें और ये जो एक्सक्लूसिव और एंड का कॉम्बिनेशन है, ये देखो ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा है। अगर मैं इन तमाम को 2-2 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट करूं और मैं कहूँ जी सेकंड बिट जो है ये कैरी है, क्योंकि जाहिर है सिंगल बिट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अगली बिट को मुझे कहीं और लेकर जाना पड़ेगा समेशन के लिए। तो जो एंड है वो बेसिकली कैरी का काम कर रहा है और एक्सक्लूसिव और जो है वो यहाँ पर सम का काम कर रहा है। ये फिलहाल ये बड़ा अर्ली यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन बहरहाल इसकी यूसेज है बहुत इंपॉर्टेंट कि आप जब मैथमेटिकल अदर बनाते हो ना, उसमें आपके पास एक्सक्लूसिव और गेट जो है बहुत इस्तेमाल होता है और बहुत काम आता है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि एक्सक्लूसिव और का मतलब। और ये देखिए अगेन एक्सक्लूसिव और जो है ना, उसमें आप देखिए उसका ऑपरेशन देखिए, एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स प्राइम, राइट। इसका मतलब ये है कि एक्सक्लूसिव और भी बेसिकली एंड और OR गेट्स के कॉम्बिनेशन से इंप्लीमेंट होता है, ऑलराइट। लेकिन उसको हम, क्योंकि ये लॉजिक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए हमने इसके लिए एक सर्टेन गेट का नाम दिया है व्हिच इज नोन एज एक्सक्लूसिव और। हाँ जी, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्या होगी, एक्सक्लूसिव और। कैनोनिकल फॉर्म नहीं तो मुझे तो इतनी, मैं आपको बताती हूँ, देखिए A, B and C, 0, 0, 0. F is a 0, 0, 0, 1. 1 हो गया F is a 1, क्योंकि एक्सक्लूसिवली और चाहिए। इसमें 0, 1, 0 is a 1, 0, 1, 1 is a 0. इसी तरह 1, 0, 0 is a 1, 1, 0, 1 is a 0, 1, 1, 0 is a 0 और 1, 1, 1 is a 0। तो ये आपके पास इसका ट्रू था एक्सक्लूसिवली और। मेरी बात नहीं समझ रही, क्या कह रहे हो? मैम ये 111 नहीं होगा, इसमें एक कैरी चला एक्सक्लूसिवली जाएगा। और, एक्सक्लूसिवली और, एक्सक्लूसिवली आ रहा है तो ये मैम ये समझ नहीं आई, ये 111 वाली बात समझ नहीं आई फिर भी। एक्सक्लूसिव आइदर A is 1 और B is 1 और C is 1। अगर मैं लास्ट वाले को 1 करूं तो फिर मुझे इसको भी 1 करना, इसको भी 1 करना पड़ेगा, फिर मुझे इसको भी 1 करना पड़ेगा। ये एक्सक्लूसिवली और है। ओके मैम समझ आ गई, समझ आ गई। ठीक है, सिर्फ एक 1 हो। ओके मैम। क्या इसका आती है एक्सप्रेशन, मेरे ख्याल में A प्राइम B प्राइम C प्लस A ए प्राइम सी प्राइम बी, A प्राइम B C प्राइम, राइट, ए प्राइम बी सी प्लस A B प्राइम C प्राइम। ये आपके पास इसकी एक्सक्लूसिव और की फॉर्म आ गई। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या आपको इसका के मैप बना के देखना पड़ेगा। ये होता है आपके पास एक एक्सक्लूसिव और गेट। चलिए अभी क्लास का टाइम खत्म हो गया, एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी है, वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देखते हैं। फिर उसके बाद हमारा काम वाइंड अप हो जाएगा। मैं एक सेकंड जरा रुकिएगा, मैं आप लोगों की अटेंडेंस काउंट कर। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी आज रात तक जो है ना वो टीम्स पे करने की। टीम्स का जो ये वीडियोस हैं डाउनलोड होने में इतना टाइम लेती हैं कि क्या कहें।
जी जी हुजूर, ये ले। जी अटेंडेंस आपकी हो गई है और वंस अगेन आप लोगों का क्विज बड़ा इंकरेजिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका क्विज देख के। इसका मतलब आप लोग जो है आप अपने सब्जेक्ट से फेमिलियर हो रहे हैं। तो फॉर अ फर्स्ट क्विज इट वाज वेरी वेल डन। क्लास की एवरेज भी आपके क्विज की अच्छी है, आई थिंक 6-7 इस टाइप की कोई एवरेज है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा भी इसी तरीके से परफॉर्म करते रहें, ठीक है। इस हफ्ते क्विज नहीं होगा, नेक्स्ट वीक आपका क्विज होगा, ये अपने माइंड में रख लो। मुझे कोई अनअनाउंस्ड क्विज की जरूरत नहीं है। एक स्टैंडर्ड तरीका ये है कि एक वीक छोड़ के एक वीक क्विज हुआ करेगा और मोस्ट प्रोबेबली 2 आवर क्लास में हुआ करेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो है वो मैं बंद कर लूँ।